आशीष भाव, जय भाव, जय शिवाजी। जय भवानी, जय शिवाजी। भारत को क्या जानना चाहिए मराठा हिस्ट्री के बारे में? सब कुछ जानना चाहिए क्योंकि वो नींव है। दिवाली का पहला दिया हम शिवाजी महाराज को लगाते हैं क्योंकि जिसकी वजह से हमारे मंदिरों के दिए आज लगते हैं वो शिवाजी महाराज हैं। बूम। संभाजी महाराज की दहशत एक्चुअल में इतनी थी कि पुर्तगालियों ने लिख के रखा है, फोंडा का युद्ध चल रहा था तो संभाजी महाराज 600 लोगों के साथ में वहां पे आए। ही वॉज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर, दोनों हाथों में तलवारें हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मराठों के आर्मी के ऊपर एक भी गोली चलाए क्योंकि उनको पता था कि अगर मराठों के राजा को हमने अभी मारा तो मराठा हमको इतना मारेंगे कि हम आज ही के आज ही हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने औरंगजेब जैसा इंसान को क्यों बनाया? जरूरी भी है ना, यदि चुनौतियां नहीं होगी तो आप एकत्रित नहीं रहोगे। सेकेंडली, आपके दोस्त आपकी संगत बताती है, आपके दुश्मन आपकी औकात बताते हैं। ओह वाओ। मुगलों ने आके पूरे इंडिया को जीता, ये हमारी ही गलती है। एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ खड़ा है, इसीलिए आप हारे हो। औरंगजेब की इच्छा ही ये थी पूरे भारत को कॉन्कर करे और पूरे भारत को वो हरा करके छोड़। दक्खन से खबर आई है कि भाई शिवाजी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी। औरंगजेब कहता है कि हमारी तरह खाना खजाना गोला बारूद शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतेह हासिल होती है। जानते हो क्यों? शिवाजी ने मजबूत किले बनाए लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए शिवाजी ने। हुकूमत करना है तो शिवा का चलन सीखो। हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। हिस्ट्री एपिसोड्स की सबसे खास बात यह है कि ये सब ना प्रैक्टिकल हिस्ट्री है जो आप अपने जीवन में यूज़ कर सकते हो। जिस तरह छत्रपति शिवाजी महाराज ने मराठा एम्पायर की शुरुआत करी और भारत का इतना लेजेंडरी एम्पायर बनाया, उसी तरह मैं चाहता हूँ कि इस एपिसोड से आप साइकोलॉजी सीखें, स्ट्रैटेजी सीखें, टैक्टिक्स सीखें जो आप खुद के जीवन में, खुद के प्रोफेशनल लाइफ में और खुद के पर्सनल लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हो। अब तैयार हो जाइए एक लेजेंडरी कहानी के लिए जहाँ आप लीडरशिप, करेज और विजन तीनों का ब्लूप्रिंट समझोगे और अपने लाइफ में अप्लाई कर पाओगे। लेट्स डाइव इनटू दिस वेरी पावरफुल कॉन्वर्सेशन with Ashish Bharatvanshi Bhai on TRS. आशीष भाव, जय भवानी। जय भवानी, जय शिवाजी। जय शिवाजी। बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के। मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके सामने बैठ के। ये रूम ना आजकल हम कम खोलते हैं, आज फिर से खोला है इस रूम को। मुझे भी स्पेशल फील हो रहा है। थैंक यू ब्रदर। झट से पहले बताइए कि भारत को क्या जानना चाहिए मराठा हिस्ट्री के बारे में जो अब तक नहीं जाना है भारत ने? भारत को मराठा हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानना चाहिए। वाई? क्योंकि वो नींव है। क्योंकि जब अंग्रेजों ने शासन लिया वो मुगलों से नहीं लिया, मुगल पपेट थे, चलाने वाले मराठास थे। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम मराठाओं के बारे में सब कुछ जाने, एवरीथिंग स्टार्टिंग टू एंड। ये जानना बहुत जरूरी है। रीजन बीइंग कि एक ऐसा कोई साम्राज्य रहा होगा जिसने भाई जीरो से शुरुआत की है। 1630 1625 के पहले मराठा साम्राज्य इतने बड़े पैमाने पे भारत में कहीं पे भी नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि राजपूत नहीं थे, राजपूत थे, राजपूतों की अपनी वंश थी, वंश परंपरा थी, राजा बनते थे, जाते थे, आते थे। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो नींव रखी, पहला ऐसा राजा कि इतने सारे इन्वेडर आपको घेर के बैठे हुए हैं और कोई नया राजा राज्य स्थापित कर रहा है, आपको न्यू टाइमलाइन दे रहा है, आपके पूरे डे टू डे लाइफ में जितने भी शब्द आप इस्तेमाल करते थे, लेटर्स आप इस्तेमाल करते थे, वो सारे के सारे पर्शियन भाषा में होते थे। इनोवेशन कि भाई निकालो इसको, 30,000 नए वर्ड्स डिक्शनरी फॉर्म करके देना, यह भी मराठा साम्राज्य में हुआ है। नेवल सिस्टम मराठा लेके आए फिर से। इसके पहले चाणक्य के पास में वॉरशिप नेवीज थी, लेकिन वो नदी वाले युद्ध होते थे।
समुंदर के ऊपर नेवी उतारना वो शिवाजी महाराज लेके आए हैं। कई ऐसी टेक्निक्स गोरिल्ला वॉरफेयर को बहुत स्विफ्टली यूज करना इसके पहले किए हैं, लेकिन इस तरह से करना कि बड़े बड़े मिलिट्री उसका एग्जाम्पल ले, मतलब हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड वॉर्स या फिर अलग अलग बैटल्स में 2 बैटल का नाम हमेशा आता है। एक है आपके प्रतापगढ़ का युद्ध जहां पे अफजल खान को मारा था, और दूसरा है बाजीराव का जो पालखेड़ का युद्ध है। तो फील्ड मार्शल मॉन्टेमेरी बर्नार्ड करके हुए हैं, उन्होंने इसका उल्लेख किया, ही वॉज इन वर्ल्ड वॉर 2, कि किस तरह से बाजीराव ने पालखेड़ में युद्ध जीता, वो क्या रणनीति रही होंगी, वो आज भी अमेरिका में या अब्रॉड में उनके मिलिट्री वाले लोगों को पढ़ाया जाता है। तो हम क्यों ना पढ़े सर? ओके, आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज कही थी शो से पहले, हाँ, कि यार व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हिस्ट्री, या कि हम 2026 में क्यों ही बात कर रहे हैं इन चीजों के बारे में। वो झट से 1-2 लाइन में बता दीजिए, क्योंकि आई हैव टू आस्क यू रिलेटेड क्वेश्चंस। मेरा ऐसा मानना है सर कि फिर मुझे क्या लेना देना कि यार 300 साल पहले कोई राजा हुआ था, 400 साल पहले कोई राजा हुआ था। हिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है, जो गलतियां हुई है वो फिर से होने वाली है, बिकॉज हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हमारा काम है कि उन गलतियों को हम ना करें। यदि किसी व्यक्ति को आगे जाके कुछ भी करना है जिंदगी में बड़े पैमाने पे, राइट, किसी को बिजनेस में आना है, पॉलिटिक्स में जाना है, हर जगह का अपना पॉलिटिक्स होता है। आप यदि केस स्टडीज पढ़ के जाओगे, हिस्ट्री क्या है इन द एंड, केस स्टडीज है ना। आप अगर केस स्टडीज पढ़ के ही जा रहे हो, वो आप ही के लिए फायदे वाला है। अदरवाइज आप गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करोगे फिर सीखोगे, गलती करोगे वो फिर से सीखोगे नहीं। पढ़ो, जानो, समझो, बहुत चीजें आती है सर। मुझे कई सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर मैं बहुत डिप्रेशन में था, हिस्ट्री मेरा फेवरेट सब्जेक्ट भी नहीं था, मैंने आपकी वीडियोस देखना शुरू किया या फिर हिस्ट्री पढ़ना शुरू किया, नाउ आई एम लाइक कि मैं दुनिया में सब कुछ जीत लूंगा। दैट इज व्हाई हिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, जितने भी फिल्में निकली है मराठा हिस्ट्री से रिलेटेड, एक्चुअल मराठास क्या सोचते हो उन फिल्मों के बारे में, थोड़ा सा ये बताइए। और क्या आपको होप है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री शायद अच्छे मराठा फिल्म्स रिलीज करेगी कि नहीं? मराठा मैं ये समझता हूँ कि एक तो मूवीज से हिस्ट्री पढ़ना ही छोड़ दो आप लोग। मैं समझूंगा कि मूवीज से आप एक तो हिस्ट्री पढ़ो मत, जा रहे हो तो एंटरटेनमेंट के लिए देखो, वापस आओ। अदरवाइज फिर मुझे ये भी कभी कभी ऐसा लगता है कि यार चलो कुछ तो हो रहा है। आई मीन दैट्स हाउ आई लुक एट इट, कि थोड़ी इंस्पिरेशन मिल जाती है। कुछ तो हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, कुछ तो हो रहा है। लेकिन अभी तक बॉलीवुड ने ऐसी कोई मूवी मुझे दी नहीं है कि जिसे देख के मुझे लगा कि वाओ क्या मूवी थी। नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। आउट ऑफ द वंस दैट हैव रिलीज्ड, तानाजी जब देखी थी तब मेरी इतनी पढ़ाई नहीं थी। पढ़ाई होने के बाद आज जब तानाजी देखता हूँ तो ऐसा लगता है क्यों बनाई मूवी। इवन टॉकिंग अबाउट छावा, आई विल टेल यू वन स्मॉल इंसिडेंट। श्योर। छावा मूवी में हाईलाइटेड सीन क्या था? छत्रपति संभाजी महाराज का डेथ सीन, लास्ट सीन, उसके ऊपर पूरा हाईलाइट था। आपने स्टार्टिंग में यसुबाई के साथ में उनका रिलेशन दिखाया, बीच में कुछ वॉर सीन्स दिखाए छोटे छोटे एंड डायरेक्ट आपने उनकी डेथ दिखा दी, है ना। संभाजी महाराज का एक इंसिडेंट बताता हूं सर मैं आपको, वो आप सोचो उसको पोर्ट्रे कैसे किया जाएगा। अगर मैं डायरेक्टर हूं या मैं अगर स्क्रिप्ट लिख रहा हूं, स्टोरी लिख रहा हूं, वो सीन दिखाना मेरे लिए जरूरी है। पुर्तगालियों के साथ में संभाजी महाराज का जिस समय पे झगड़ा शुरू हुआ तो फोंडा का किला आता है। फोंडा का किला आता है गोवा में, ईस्टर्न गोवा में, साउथ ईस्टर्न गोवा में। जैसे हम ओल्ड गोवा जाते हैं या फिर वास्को जाते हैं तो वास्को से ईस्टर्न सेक्शन में फोंडा का किला है। वो किला मराठों के पास में था। वो जो किला है उस किले से मराठों की बाउंड्री शुरू होती थी, नीचे में पूरा का पूरा जो एरिया था वो पूरा एरिया पुर्तगालियों का था। पुर्तगालियों के साथ में जब झगड़ा शुरू हुआ तो पुर्तगालियों ने कहा कि सबसे पहले हमें फोंडा लेना है। इन्होंने अटैक कर दिया फोंडा पे। संभाजी महाराज उस समय राजापुरी दंडा के पास में था, इन्हें अलीबाग के ऊपर वाला एक सेक्शन है, अलीबाग कोकण का जो किनार पट्टा लगता है, वहां पे वो थे। अब इनकी पूरी नजर चल रही है यहाँ पे, इन्हें लगा फोंडा तो हम ऐसे लेंगे। मराठों का सबसे बेस्ट पीरियड यह है कि 200-300 भी 1000-1000 10,000 20,000 रुपए भारी पड़ जाते थे ये लोग। क्यों? क्योंकि टेक्निक्स, गोरिल्ला वॉरफेयर की टेक्निक वैसी होती थी। दूसरी चीज, अगर हम किले के ऊपर में है तो किले के ऊपर चढ़ना यानी ट्रेकिंग करना है, युद्ध करते हुए ट्रेकिंग करना है। ट्रेकिंग वैसे ही डिफिकल्ट होती है, लेकिन आपको युद्ध करते करते ट्रैक करना है। मराठास उसमें चीजें इस तरह से बना के रखे, जैसे आपने बाहुबली की क्या एक सीन देखा होगा जिसमें वो डैम फोड़ता है। हर किले के ऊपर एक डैम बना होता था। यदि कोई सेना लेके बहुत ऊपर चल रहा है, जब डैम के दरवाजे खोल देते थे, पानी बह रहा है, नीचे जा रहे, पत्थर फेंक के मारना, डैम
से ये करना, ऊपर से तोपे चलाना, सो दैट इज नॉट ईजी। तो जब फोंडा का युद्ध चल रहा था तो संभाजी महाराज की नजर यहाँ पे बहुत पैनी नजर थी, युद्ध बहुत लंबे समय तक चला, लेकिन पुर्तगालियों ने वहां पे एक समय के बाद में उनके हाथ में वो चीजें आ रही थी, वो पता चल रहा था कि वो जीत रहे। ये बात जिस समय पे संभाजी महाराज को पता चली, संभाजी महाराज 600 लोगों के साथ में वहां पे आए हैं। ये बात जब पुर्तगालियों को पता चली, आप सोचो संभाजी महाराज की दहशत एक्चुअल में इतनी थी कि पुर्तगालियों के पत्रों में आपको ये मिलता है कि जब संभाजी महाराज आए, संभाजी महाराज बीच में थे, साइड में 300, साइड में 300, 600 लोगों को लेके पुर्तगालियों के बीच में संभाजी महाराज आ रहे हैं, और एक भी जन की हिम्मत नहीं हुई उनको गोली मारने की, क्योंकि उनको पता था कि अगर मराठों के राजा को हमने अभी मारा तो मराठा हमको इतना मारेंगे कि हम आज ही के आज ही हमें भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। सो संभाजी महाराज वाज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर। आप सीन सोचो ना, जो सीन आपको साउथ की मूवीज में दिखता है कि भाई हीरो आ रहा है, वो सीन एक्चुअल में हुआ है, ये मैं कह रहा हूं नहीं, ये पुर्तगालियों ने लिख के रखा है कि वॉज एंटरिंग लाइक अ गैंगस्टर। दोनों हाथों में तलवारें हैं, साइड में 300, साइड में 300, और 300 के साथ में वो खड़े जा रहे हैं। किसी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मराठों के आर्मी के ऊपर एक भी गोली चलाए। ये सीन आप क्रिएट नहीं कर सकते थे। रामसेज के किला था, रामसेज का किला 7 साल तक मुगल जीत नहीं पाए थे। वो किला जीतने के लिए उन्होंने इतने अलग अलग पैतरे अपनाए, जैसे तोप का गोला नहीं जा रहा है, 3 फ्लोर का मचान बना रहे वो लोग, वहीं पे वो मचान के ऊपर तोप चढ़ा रहे, तोप वहां से मारने की कोशिश कर रहे, रात को मराठा नीचे उतर रहे, इनके तोप वो फोड़ फाड़ के पूरे ऊपर भाग जा रहे। ऐसी कितनी छोटी छोटी चीजें थी जो आप दिखा सकते हो। आपने छावा मूवी में क्या किया, छावा मूवी में इन लोगों ने संभाजी महाराज का रोर दिखाया, संभाजी महाराज का ऐसी चीज दिखाई कि भाई युद्ध करना युद्ध करना युद्ध करना है। बट संभाजी महाराज ने तो इतने सारे ग्रंथ भी लिखे थे। संभाजी महाराज ने कितने छोटी उम्र में, 14-15 साल की उम्र में संभाजी महाराज ने संस्कृत में ग्रंथ लिखा हुआ है, बुद्धभूषण। आपने उसके बारे में कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया। आपको जब कुछ चीजें पोर्ट्रे करनी है ना, आप टाइम लेके बनाओ, जस्ट बनानी है इसलिए मत बनाओ। डू यू थिंक एक्चुअली एक सीरीज बनानी चाहिए? एग्जैक्टली ना, दैट्स हाँ, और मुझे राइटर रखना चाहिए। यू नो ऑल्सो आई फील कि एनिमे सीरीज होनी एग्जैक्टली, बिकॉज रियल वर्ल्ड में वो स्केल नहीं दिखा पाएंगे आप, वो नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन स्टिल दिग्पाल लांजेकर करके मराठी में डायरेक्टर है, वो अष्टक बना रहे हैं, यानी शिवाजी महाराज की 8 मूवीज, उसमें से 6 हो चुकी है। शेर शिवराज, पावनखिंड। सर मैंने जब सूबेदार मूवी देखी थी, तानाजी मालुसरे के ऊपर जो मूवी आई थी, सेम मूवी उन्होंने मराठी में सूबेदार करके मूवी बोली थी। वो अमेजोन पे है, आप देखना। मुझे अभी भी गुज़बम्स आते मूवी याद करते हुए भी। वो मूवी में मैं कम से कम 7-8 बार रोया हूं। इवन अ सिंपल डायलॉग डिलीवरी कैसी होनी चाहिए, शिवाजी महाराज को किस तरह से देखा जा रहा है, जस्ट टू शोकेस आपको एक हीरो अच्छा लेना है। इसलिए जैसे अभी वो तानाजी मूवी थी, उन्होंने शिवाजी महाराज कम से कम 6 फीट के शिवाजी महाराज ले लिए। शिवाजी महाराज की हाइट ही 5.54 5.6 रही होंगी। पोर्ट्रे प्रॉपर करो ना आप। जरूरी नहीं है कि आपके पास, अच्छा एक भालजी पेंढारकर ने मराठी में एक मूवी बनाई थी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी है शिवाजी महाराज पे, सुपर्ब। तो ये जरूरी नहीं है कि आपके पास में उतना वीएफएक्स भी होना जरूरी है। पॉइंट ये है कि आप हिस्ट्री में ना उतनी ऐसा जबरदस्ती कुछ दिखाने के लिए ज्यादा मत दिखाओ। आई थिंक जब आप महाराष्ट्र में रहते हो ना, आपको थोड़ी बहुत मराठा हिस्ट्री ज्यादा पता चलती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ इंडिया, थोड़ी बहुत। मुझे ऐसा लगता है कि ये हर रीजनल जगह का अपना एक एडवांटेज है। हर मतलब रीजनल जगह, राजस्थान में राजपूत हिस्ट्री वगैरह। आई पर्सनली फील कि आई रियली लाइक संजय लीला भंसाली एज अ डायरेक्टर, एंड उनकी वजह से बहुत लोगों को पेशवा बाजीराव के बारे में पता चला। वो इंट्रो टू पेशवा बाजीराव हुआ। बट किसी ने बाजीराव पर एक मूवी नहीं बनाई है, एंड ये बहुत बड़े एक वॉरियर फिगर रहे हैं पूरे इंडिया की हिस्ट्री में। कहते हैं कि मैं स्टडी कर रहा था इस एपिसोड के लिए, तो ही कैन बी कंपेयर्ड लूजली टू समवन लाइक अलेक्जेंडर द ग्रेट, कॉन्करर, नेपोलियन कहा जाता है उन्हें, कॉन्करर वॉरियर, कि इतना लैंडमार्क कॉन्कर कर लिया। तो व्हाई आरंट मोर फिल्म्स मेड? क्योंकि सर देखो, एक तो चीज ऐसी है ना कि लोगों को बाहुबली पे 2 पार्ट बने, 5 साल दिए उन लोगों ने। 5 साल बाहुबली के 2 पार्ट्स बने। आपको पेशेंस भी रखना पड़ेगा ना उतना। आपको क्विक मूवी चाहिए। बाजीराव मस्तानी पे फोकस किस पे किया गया है? बाजीराव मस्तानी का फेमस युद्ध कौन सा है?
आपने मस्तानी पे फोकस किया है पूरा, वही। आपने लव स्टोरी दिखाई है उसमें। फेमस किसके लिए? कॉन्करर के लिए। आपने दिखाया क्या है? सेकेंडली, रणवीर सिंह और बाजीराव के बारे में बहुत लोगों को पता नहीं है, इसीलिए आपने रणवीर सिंह को लिया, उस एनर्जी के साथ में उनको पेश करने की आपने कोशिश करी। यहां तक कि संभाजी महाराज का कैरेक्टर जो विकी कौशल प्ले कर रहे हैं, संभाजी महाराज वॉज एक्सट्रीमली फेयर इन कलर। यहां तक कि अगर आप बाजीराव के बारे में एक उल्लेख सुनोगे ना, तो बाजीराव का उल्लेख इस तरह से आता है कि निजाम की जो औरतें थी, जो निजाम था, निजाम शाही का जो निजाम था साउथ में, निजाम की औरतों की इच्छा थी कि हमें बाजीराव को देखना है। ही वॉज दैट फेमस कि भाई बहुत खूबसूरत आदमी है, हमें एक बार देखना है। निजाम ने कहा ठीक है मैं दिखाऊंगा। तो दरबार में निजाम बैठा है, बाजीराव आ रहे हैं, औरतों से कहा गया कि पर्दे के पीछे रहना। तो जिस समय पे बाजीराव जी ने एंट्री ली है, गले के हार फेंका गया बाजीराव के ऊपर कि भाई कितना सुंदर आदमी है ये। बट यू नो बाजीराव मस्तानी की जो स्टार्टिंग की सीन है, हाँ, जहाँ मराठा कोर्ट में कुछ दर्शाया गया, हाँ, वो मेरे को सबसे बेस्ट सीन लगी वो थी। है ना, क्योंकि दे कैप्चर्ड द एनर्जी राइट। एंड इंडीड फॉर मी, Indeed. अगर आप एक हिस्ट्री मूवी देख रहे हो ना, मैं हमेशा वो कैरेक्टर्स का स्पिरिट ढूंढने की कोशिश करता हूँ कि एक्चुअली जो बाजीराव रहे होंगे, क्या उनकी ब्लेसिंग्स है इस मूवी पर कि नहीं? नहीं है। वाह, नहीं है। क्योंकि जिसने बाजीराव पढ़ा है, जिसने बाजीराव को समझा है, जिसने बाजीराव को जिया है, उसे वो मूवी पसंद नहीं आएगी। बाजीराव बहुत बहुत अलग केस है सर। और बाजीराव के ऊपर अगर आप मूवी बना रहे हो, बाजीराव की जैसे सपोज छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर मूवी बन रही है, जीजाबाई का कैरेक्टर दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तानाजी मूवी में जीजाबाई का कैरेक्टर दिखाया है, उसी तरह से यदि बाजीराव के ऊपर मूवी बन रही है तो बालाजी विश्वनाथ का कैरेक्टर दिखाना भी बहुत जरूरी है। 20 मिनट के लिए दिखाओ, 30 मिनट के लिए दिखाओ, लेकिन दिखाओ। सेकंडली, बाजीराव की जो स्पिरिट है वो सिर्फ इतनी नहीं है कि हम बाजीराव है, हम बाजीराव नहीं, बहुत अलग अलग चीजें हैं। बाजीराव का अगर एक युद्ध आपको वर्ल्ड वॉर में पढ़ाया जा रहा है, वर्ल्ड वॉर के बड़े बड़े चीफ मार्शल्स उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने वॉर सीन में कोई वॉर सीन भी नहीं दिखाया उसमें ऐसा बहुत बेहतरीन वाला। आपके सीक्वेंस भी थोड़े बहुत हिले हुए हैं मूवी के अंदर में। इवन छावा मूवी में सीक्वेंसेस हिले हुए हैं, आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि भाई एक मूवी बनाओ, समय लेके बनाओ, अच्छी बनाओ, बेहतरीन बनाओ, अदरवाइज किताबें पढ़ो। बच्चों से मैं कहूंगा किताबें पढ़ो। आई थिंक आई नो कि आपका आंसर क्या रहने वाला है, फिर भी पूछूंगा। हाँ। बट क्या छावा पर संभाजी महाराज के ब्लेसिंग्स थे? देखो, मैं ये कहूंगा कि मैं मूवीज के ऊपर ना फिर रिव्यू भी नहीं देता बहुत बार। मैं इसलिए भी नहीं देता क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार संभाजी महाराज की हिस्ट्री वैसे ही किसी को नहीं पता है। इट्स अ बिगिनिंग। इट्स अ बिगिनिंग। किसी को पता ही नहीं है तो कुछ तो पता चल रहा है। तो अगर आप ये कहोगे कि था क्या, तो मैं कहूंगा हाँ, सोसाइटल बेस में था। बहुत क्रेज हुआ छावा का, लोगों तक गई वो हिस्ट्री, लोगों को पता चली वो हिस्ट्री। तो मैं चाहता हूं कि अभी समय है कि आपको अगर इंटरेस्ट आया है ना, अगर वो ट्रेंड में है ना, तो पढ़ो यार। जितने भी बॉलीवुड पॉडकास्ट हुए हैं ना, उसमें से मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस हुआ था विकी कौशल एज अ होस्ट, क्योंकि बहुत प्योर इंसान है। हाँ। अगर कोई इंसान इतना प्योर होता है ना, वो एक्टर भी बहुत जबरदस्त होते हैं। एंड अक्सर ऐसे एक्टर्स जब हिस्ट्री रोल्स प्ले कर रहे हैं, वो एकदम घुस जाते हैं कैरेक्टर। इंडीड। तो मे बी विकी कौशल से एनर्जी। अगर मुझे आप पूछोगे, मुझे विकी कौशल को अगर पोर्ट्रे करना है एज अ रोल ऑफ मराठा हिस्ट्री, तो आई विल यूज हिम एज अ कुंडाजी फरजंद, जिनकी एक सीज है, तो वहां पे वो 60 मावड़ों को लेके उन्होंने 25,000 को डिफीट किया है विथ ओनली 60। कैसा है सर, हमारे लिए जैसे आप एक लेमैन के नजरिए से अगर आप मूवी देख रहे हो, जिसको कुछ भी नहीं पता, उसे तो कुछ पता चलेगा, लेकिन जो व्यक्ति रोज 5 स्टार में खाना खा रहा है, रोज एसी में बैठ रहा है, आप उसको गर्मी में छोड़ दोगे, वैसी कंडीशन हो जाती है हमारी। इसी सवाल को ट्विस्ट करता हूँ थोड़ा सा। हम पूरी मराठा हिस्ट्री की एक टाइमलाइन पहले पेश करेंगे, हल्के से, जस्ट कैरेक्टर वाइज, ठीक है? मेरे मुताबिक ना पेशवा बाजीराव से ही स्टार्ट करना चाहिए ये वाला एपिसोड। ठीक है, पेशवा बाजीराव के थोड़े अर्ली में संभाजी महाराज के डेथ से शुरू करते हैं। ओके फाइन, संभाजी महाराज के डेथ से शुरू करते हैं। माहौल भी ड्रॉ आउट कर दो। ओके, कि संभाजी महाराज की जिस समय पर डेथ हुई, औरंगजेब महाराष्ट्र में आ चुका था, राइट? महाराष्ट्र में आने के बाद वो किले हस्तगत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उनकी एज क्या थी? किसकी? औरंगजेब वाज, जब मरा वो 85 का था, तो 85 में से 27 माइनस कर लो आप, एक 60s में था वो, मतलब 27 इयर्स वो रहा है ना, मतलब 27 ईयर वो रहा है। मतलब अगर 1680 में आता है, 1681 में, तो 1707 तक रहा है वो। पता है, मैंने सिख एम्पायर के पॉडकास्ट करे, राजपूत एम्पायर के पॉडकास्ट करे, मराठास के इतने पॉडकास्ट करे, शायद यूनिवर्सली मोस्ट हेटेड मैन इज औरंगजेब। नहीं तो वो है ही,
उसी के वजह से उसका पूरा साम्राज्य खत्म हुआ है. ही इज द चीफ रीजन. औरंगजेब ही रीजन रहा है कि जो नीतियां उसने इस्तेमाल करी है ना, उसी के वजह से वो साम्राज्य घुसा है. Why did Mughals decline actually? तो द बेसिक रीजन वो मुगलाइन का ना बहुत ऊपर जा रहे थे मुगल जिस समय पे अकबर था. अकबर को ये बात बहुत अच्छे से समझ चुकी थी कि अकबर ने जिस समय पे जोहर करवाया, मतलब उदयपुर पे जब उसने आक्रमण करवाया, तो उसे बात समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ के लोकल लोगों के साथ में झगड़ा करना नहीं है. औरंगजेब वो नहीं था. औरंगजेब धर्मांध था. धर्मांध यानी कि ही वॉज ब्लाइंड फॉर द रिलीजन. मतलब म्यूजिक बैन करवा देना अपने यहाँ पे, लिक्विर बैन करवा देना, या फिर कुछ ऐसी चीजें करना कि यार ये काफिर है, मुझे नहीं चलेगा. मंदिरों पे आक्रमण करना, मंदिरों को तुड़वाना, ये बहुत रैम्पंट हुआ है औरंगजेब के समय पे. सेकेंडली, औरंगजेब सबके साथ में संधान बना के चीजें नहीं करता था. गद्दी पे आने के लिए दारा शिकोह का मर्डर करवाना, अपने बाप का मर्डर करवाना, या फिर अपने बाप को कैद करके रखना, ये सारी चीजें ना औरंगजेब ने इतने स्विफ्ट वे में करी है और बहुत डिक्टेटर वाले हिसाब से उसने चीजें करवाई है. अकबर इसके पूरे अपोजिट है. अकबर के समय पे जब वो उनका ऊपर जा रहे हैं ना ये लोग, तो लिटरली अकबर के डेथ के बाद में अकबर के बेटों से कस्में खिलवानी पड़ी थी कि जो तुम्हारे पिताजी ने किया वो तुम नहीं कर पाओगे. यू नीड टू बी वेरी स्ट्रिक्ट विद द काफिर्स. बट किसने करवाया है? वहां पे जो मौलवी थे, यहां तक कि अकबर के नाम के तो फतवे निकल चुके थे कि अकबर इज एंटी मुस्लिम, अकबर काफिरों के साथ में रहता है, ये जो कर रहा है सही नहीं कर रहा है. औरंगजेब ने फिर से जजिया टैक्स लगाना शुरू कर दिया. तो औरंगजेब के समय पे सबकी जो मुंडिया है बहुत जकड़ चुकी थी. तो जैसे ही औरंगजेब की डेथ हुई, मुगलों के पास में इतने कोई स्ट्रॉन्ग लीडर्स बचे नहीं थे. रीजन बिंग, फर्स्ट रीजन इज औरंगजेब के डेथ के बाद जब उसका बच्चा गद्दी पे आया, बहादुर शाह फर्स्ट, ही वाज 65 इयर्स ओल्ड. वाओ. ओके, मतलब 64-year-old प्रिंस. 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस, यस. चारों भाइयों ने झगड़े किए, मुअज्जम, आजम, और जो अकबर दिखाया एक छावा मूवी में, वो औरंगजेब का बेटा जो आता है वो भाग चुका था, वो ईरान इराक के पास चले गया. लेकिन तीनों भाइयों में युद्ध हुआ. उसके बाद में 65 इयर्स ओल्ड प्रिंस वहां पे बैठा. वो बैठने के बाद उसे ये बात पता थी कि शिया सुन्नी का फैक्शन भी बहुत बढ़ चुका था. मुगल दरबार में शिया सुन्नी का फैक्शन भी इतने बड़े पैमाने पे बढ़ चुका था क्योंकि इसे पता था कि ये शियाओं को ज्यादा भाव नहीं देता था. वो मुसलमान भी नहीं समझता था उन्हें. यहां तक कि आदिल शाही पे जिस समय पे उसने आक्रमण करवाया, आदिल शाही जिस समय पे औरंगजेब ने जीती, आली आदिल शाह को उसने शिया से सुन्नी में कन्वर्ट करवाया. सो औरंगजेब की नीतियां ही ऐसी थी कि उसी के नीति की वजह से वो मारा गया. क्योंकि अगर औरंगजेब की नीतियां फिर से शुरू रहती पूरे ऑल ओवर इंडिया में, तो छोटी छोटी लोकल एम्पायर्स जो थे वो बगावत करने को तो बैठे हुए ही थे. राजपूत वहां से अपना स्वतंत्र मांग रहे थे. अब एक बात देखो, जसवंत सिंह या फिर जोधपुर के जो लोग हैं, सारे जोधपुर का जो साम्राज्य था वो बहुत लॉयल रहा है. मतलब मुगलों के लिए वो लड़े हैं. द मोमेंट जसवंत सिंह डाइड, नेक्स्ट स्टेटमेंट आता है, कुफ्र का दरवाजा टूटा. यानी कि जो काफिर मेरे सामने खड़े हैं वो दरवाजा मैंने तोड़ दिया है, अब जाके आप जोधपुर पे अटैक कर दो. उन्होंने डायरेक्टली जोधपुर कॉन्कर करने की कोशिश करी. तो वहां के जो राठौड़ थे सारे के सारे, उन्होंने बगावत कर दी. बोले हम आपके साथ में नहीं रहेंगे. औरंगजेब जिस समय गद्दी पे बैठा तो छत्रसाल बुंदेला, मस्तानी जिनकी बेटी है, बुंदेलखंड का जो साम्राज्य है, बुंदेलखंड के साम्राज्य को औरंगजेब ने ये प्रॉमिस किया था कि यू फाइट विथ मी फॉर द थ्रोन. द मोमेंट आई विल विन, आई विल लेट यू कीप योर ओन साम्राज्य. मैं आपका साम्राज्य आपको रखने दूंगा. प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जीता, 1 साल के बाद उसने बुंदेलखंड पे आक्रमण करवा दिया. तो औरंगजेब जो था उसकी इच्छा ही ये थी कि भाई वो पूरे भारत को कॉन्कर करे और पूरे भारत को वो हरा करके छोड़ दे. क्यों? बिकॉज ही वॉज रिलीजियसली ब्लाइंड ना सर. तो जो गजवाए हिंद का कंसेप्ट था वो उसको पता था, वो कहता था. अब एक मोनोलॉग है, छोटा सा 3 मिनट का एक मोनोलॉग है. तो वो मोनोलॉग ऐसा है कि वो फिक्शनल मोनोलॉग है. जानता राजा करके एक बहुत खूबसूरत नाटक लिखा गया हमारे यहाँ पे. तो वो कैसा था, उसका ये मानना था कि भाई मैं शिवाजी को डिफीट नहीं कर पा रहा हूं यार. वो मरा भी स्वराज्य में आके, वो पागल हो चुका था स्वराज्य के पीछे. मैं सब कुछ जीत पा रहा हूं, ये एक दक्खन की नींव बैठी पड़ी है जिसको मैं जीत नहीं पा रहा हूं. तो उसका सपना था कि चंगेज और तैमूर का जो खून है वो पूरा भारत कॉन्कर करे. रिलीजियसली हम लोग ब्लाइंड है. तो मैं चाहता हूं कि मैं इवन मरते वक्त भी उसका ये स्टेटमेंट था कि मुझे पता है मैंने बहुत गलत काम किया है, लेकिन कोई ये नहीं कहेगा कि मैंने इस्लाम के लिए काम नहीं किया. मैंने इस्लाम के विरोधियों को बहुत मारा है. सो ही वाज ब्लाइंड फॉर हिज रिलीजन. Extreme religious motives. Extremely. Okay.
दैट्स व्हाट इट इज. वही मैं एक्चुअली आपसे ये पूछने वाला था कि कभी कभी मैं सोचता हूँ कि भगवान ने औरंगजेब जैसा इंसान को क्यों बनाया. जरूरी भी है ना. अगर देखो सर क्या है, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, लोगों को शायद ये लोग बुरा भी लगता होगा, मैं ये कहता हूँ कि यदि चुनौतियां नहीं होगी तो आप एकत्रित नहीं रहोगे. मतलब चैलेंजेस फोर्स ग्रोथ. यस, चैलेंजेस होना बहुत जरूरी है. सेकेंडली, आपके दोस्त आपकी संगत बताती है, आपके दुश्मन आपकी औकात बताते हैं. ओह वाओ. ओए होए. आपके दोस्त आपकी संगत बताते हैं, आपके दुश्मन आपकी औकात बताती है. वाओ. यदि मुगल आए, मुगलों ने आके पूरे इंडिया को जीता, गलती किसकी है? आप ही की गलती है सर, हमारी ही गलती है. ये हमारी ही गलती है. हमारी गलती क्यों है सर? क्योंकि आप सोचो, आप अंदर आ रहे हो या फिर महाराष्ट्र पे अटैक हो रहा है, तो मिर्जा राजे जयसिंह आए हैं वहां से अटैक करने के लिए. शिवाजी महाराज को उन्होंने डिफीट दिया है, वहां पे पुरंदर की ट्रीटी हुई है. एक हिंदू राजा दूसरे हिंदू राजा के खिलाफ खड़ा है. औरंगजेब जीत भी नहीं पा रहा है. इंडिजिनियस पीपल फाइटिंग अगेंस्ट द इंडिजिनियस पीपल, इसीलिए आप हारे हो. मैं कल एक हिस्ट्री का वीडियो देख रहा था. अनदर एग्जांपल ऑफ व्हाई द वे स्कूल्स टीच हिस्ट्री इज नॉट द बेस्ट. यस. अगर मैंने आपसे ईस्ट इंडिया कंपनी कहा, मोस्टली हम सब गोरों को विजुलाइज करते हाँ हैं. हाँ हाँ. ईस्ट इंडिया कंपनी में गोरे बहुत कम थे, मेनली भारतीय हाँ, सोल्जर ही थे. सर आपको पता है जब जिस समय पे ये हुआ था ना, इन्होंने बंगाल जब कॉन्कर किया था, सबसे पहले इन्होंने बंगाल कॉन्कर किया था, तो बंगाल के जो युद्ध हुए थे उसमें यदि समझो 30,000 सेना थी, सॉरी 70,000 की सेना थी, जिसमें 3,000 अंग्रेज थे. दूसरी चीज आप समझो, आप इंग्लैंड के कंट्री के गुलाम नहीं हुए हो, आप ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम हुए थे. आपको कंपनी ने आपके ऊपर शासन किया है. यहाँ मैं ईस्ट इंडिया कंपनी को हाईलाइट इसलिए कर रहा हूँ औरंगजेब के साथ, कि आपने जो कहा कि गलती ऑन सम लेवल हमारी भी है, हमारी ही है. यहाँ ना एक पैटर्न है. यस यस यस, इंडीड. और पैटर्न ना धुरंधर मूवी का एक डायलॉग भी दर्शाता है कि भारतीय का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है. भारतीयों का सबसे बड़ा दुश्मन भारतीय ही है, हिस्टोरिकली. एग्जैक्टली. हाँ, इसीलिए तो आपको पढ़ना जरूरी है ना सर. इसीलिए यहाँ तक कि जब अफजल खान आया था, अफजल खान के साथ में 12 मराठा, कितने तो ब्राह्मण अफजल खान के साथ में शिवाजी महाराज को मारने के लिए आ रहे हैं, बिकॉज ये लोग राजा मानने को तैयार ही नहीं थे. वन लेवल डीपर, क्योंकि पॉडकास्ट के स्टार्ट में हमने कहा कि 2026 कॉन्टेक्स्ट से कैसे जोड़े. इसे ना हिस्टोरिकल क्रैब मेंटालिटी कहूंगा. कि अगर कोई ऊपर जा रहा है हमारे देश के हायरार्की, दूसरे लोग उसे नीचे खींचने की कोशिश करते हैं, जो इंडियन ट्विटर पे आपको बहुत इजीली दिख जाता है. या इंडीड, हर जगह पे दिखता है सर, हर जगह पे. कंपनी में उसका पॉलिटिक्स होता है, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में उनका पॉलिटिक्स चलता है, स्कूल में भी बच्चों को समझ में आता है कि यार ये बच्चा मेरे से आगे जा रहा है. हर जगह पे पॉलिटिक्स घुस चुका है. या यू नो, ग्रेट कि हमने हाईलाइट करा, बट कुछ बदलने नहीं वाला, क्योंकि ये एक सोसाइटल कल्चरल चीज है. आप एक्सेप्ट तो कर सकते हो ना सर. अ ईयर और 2 अगो मैं अग्री करता कि एक पॉडकास्ट से, एक डायलॉग से कुछ पॉडकास्ट. देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत खूबसूरत बात पूछी आपने मुझसे. गीता रखी है ना वहां पे, तो ये सवाल अर्जुन ने किया था श्री कृष्ण से. अर्जुन पूछता है श्री कृष्ण से कि युद्ध क्यों करना है माधव. अर्जुन ने कहा, कृष्ण ने कहा कि युद्ध इसलिए करना क्योंकि तुम्हारा धर्म है. तो अर्जुन ने कहा मैं जीत भी जाऊं तो क्या, सामने पितामह है, मेरे भाई है, मैं सबको मार दूंगा, होगा क्या. तो माधव कहते हैं कि देखो सुनो, तुम जब नहीं थे तब भी युद्ध था, तुम हो तब भी युद्ध होगा, तुम जब नहीं रहोगे तब भी युद्ध होगा. तो फिर युद्ध करना क्यों है. युद्ध इसलिए करना है क्योंकि तुम्हें अपना धर्म, अपने धर्म को तुम्हें निभाना है, और आने वाली पीढ़ी को यह बात समझे कि युद्ध करते कैसे है. तो यू आर जस्ट एग्जाम्पल. तो ये मुझे पता है कि एक पॉडकास्ट, एक हिस्ट्री का चैप्टर या एक मूवी सोसाइटी को बदलती नहीं है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि आप 7 साल पहले ऐसे ही थे जैसे आप आज हो. नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे. आज जैसे मैं हूं मैं वैसे हूं नहीं हूं. मैं समझता हूं कि यार अगर एक आशीष भारतवंशी बन सकता है या फिर एक रणवीर अलाहाबादिया हो सकता है, तो उस एक व्यक्ति के लिए तुम्हें बनना पड़ेगा. जो लेजेंड्स ऑफ हनुमान है ना, वो उसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है जिसमें हनुमान जी शायद नारद जी ब्रह्मदेव से पूछते कि यार दुनिया में इतने बुरे लोग हैं तो दुनिया खत्म क्यों नहीं कर देते आप. बोले दुनिया तो कब की खत्म हो जाती, लेकिन वो जो 10% अच्छे लोग हैं
उनके लिए हमें जीना है, उनके लिए दुनिया शाश्वत है। इसीलिए यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज नहीं होने वाला, कोशिश करके देखो, कोशिश करना हमारा काम है। या मतलब अल्टरली ऑनेस्टली देखो, पिछले साल में मेरे साथ भी जो भी हुआ एक थोड़ी सी सिनिकल मेंटालिटी बन गई है मेरी फ्रॉम अ सोसाइटल पर्सपेक्टिव। यानी कि इंडिविजुअल लेवल पे मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ। मैं पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ जिन्होंने आपके साथ में फोटोग्राफ्स क्लिक करे थे, जैसे ही आपके साथ में हुआ सारे फोटोग्राफ रिमूव करके अनफॉलो हो गए थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑडियंस क्या कर रही है फिर, या मतलब एंड ऑल्सो व्हाट हर्ट मी थोड़ा एक्स्ट्रा इज कि ये जो नेगेटिव पीआर, पेड पीआर का कल्चर है जो मीडिया वाले जानते हैं, ये आई थिंक ऑडियंस भी समझने लगी है। वो देखो सर, देखो मैं एक बात समझाता हूँ, लोगों को समझना या लोगों को पता चलना, लोग अब उस समय पे लोगों को पता नहीं था क्या कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, हमारे लिए काम करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि छत्रपति शिवाजी महाराज सबको लेटर लिख के ये कहते थे कि भाई तू राजा बनना। मिर्जा राजा जयसिंह आए तो शिवाजी महाराज क्या कर रहे हैं, मैं तेरे को दक्कन देता हूँ पूरा जीत के, मैं तेरे नीचे काम करूंगा, पूरा भारत तेरे हाथ में देने के लिए मैं तैयार हूँ। इशू विद द पब्लिक इज कि उनको पता है कि शायद उस जगह पे जाके बैठ भी जाए, या तो वो वहां पे बैठ नहीं पाएंगे, या बैठने के बाद वो नहीं बन पाएंगे जो ये व्यक्ति कर रहा है। उन्हें हर चीज एंटरटेनमेंट के हिसाब से चाहिए। ना टॉकिंग अबाउट अर्जुन कपूर, कितने ट्रोल होते हैं वो, जबरदस्ती, मतलब कोई लेना देना ही नहीं है। आपको एक्टिंग नहीं पसंद आ रही है, आप उस पर बात करो ना यार उनके, आप पर्सनल लेवल पे जाके उनको टारगेट करते हो, पर्सनल लेवल पे जाके हिट करते हो। लोगों के लिए हर दूसरी चीज एंटरटेनमेंट हो चुकी है, क्योंकि लोग उस लेवल पे जा नहीं सकते। आपको लगता है कि यही चीज कि किसी और की पीड़ा से एंटरटेनमेंट लेना, यही वो कल्चरल प्रॉब्लम है जो हम हाईलाइट कर रहे थे? क्रैब मेंटालिटी, पुलिंग अदर पीपल डाउन। हाँ, क्योंकि मैं अपनी लाइन अगर बड़ी नहीं कर सकता तो भाई तेरी तो कम कर दूंगा ना। हाँ, ये तो कंपेरिजन, तो जैसे मैं अपने घर में जाके बता रहा हूँ कि यार पता है मेरी ये दोस्त को ना 10 में से 2 मार्क मिले, 3 मार्क, 10 में से 10 किसको मिले ये बताना तू। नहीं, क्योंकि मैं बुरा हूँ, मैं अच्छा नहीं हो सकता तो सभी बुरे हैं, या मैं बड़ा नहीं बन सकता, तुझे पता है वो ऐसा ही है, उसको नीचे खींचने की कोशिश। या ओके, बैक टू औरंगजेब। क्योंकि उसकी बातें करते करते ये टैंजेंट्स निकले, बट ये जरूरी है। जैसे जो सबसे बेस्ट फिल्म्स होती है ना, उसमें हमेशा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विलन होता है। हाँ, बिकॉज इट क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, और ये एक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइफ भी है। तो कुछ लोग बुरा मानते हैं कि औरंगजेब को क्यों हम इतना हाईलाइट कर रहे हैं, बट मैं अपने बच्चों को ये हमेशा सिखाता हूँ कि तुम यदि विलन को सीख नहीं पाए, पढ़ नहीं पाए, तुम्हें पता कैसे चलेगा क्या प्रॉब्लम के ऊपर सॉल्यूशन क्या देना है। औरंगजेब एज अ विलन के पॉजिटिव ट्रेट्स क्या थे एज अ कॉन्करर? हाँ, बहुत सही सवाल, बहुत जबरदस्त सवाल। लाइक कांचा चीना स्ट्रॉन्ग थे? ना, बहुत सही सवाल है। एम के ऊपर फोकस है ना आपका, मर जाओ उसके लिए, लड़ो। वो आदमी जब महाराष्ट्र में आ रहा है, उसकी उम्र 80s में जा चुका है वो, ठीक है, 1707 तक बैठा हुआ है वो। उसका एक सबसे जबरदस्त एग्जांपल देता हूं, शाह आलम। शाह आलम उसका बेटा, अपना बेटा लेके उसके पास में आया, औरंगजेब को कहता है कि इसका नामकरण करो आप। वो 80s में है, वो चल नहीं पा रहा है, घुटना टूट चुका है उसका, बोले इसका नामकरण करो आप। औरंगजेब का क्या जवाब होगा? औरंगजेब कहता है इसका नामकरण तू कर, इसका जो बेटा होगा ना उसका मैं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं तो बहुत जीने वाला हूँ। वो रोज अपने ऐसे शामियाने से निकलता था, ऐसे तलवार बाहर लाता था, तलवार को ऐसे पोंछता था और दिखाता था लोगों को कि भाई मैं तो बहुत जिंदा रहने वाला हूँ। जब उसे ये पता चला कि मराठा हमें किले जीतने नहीं दे रहे हैं, वो किला कॉन्कर करने के लिए खुद निकला है 80 की उम्र में, कि मैं जाके किले अब जीतूंगा। उसका विल पावर नेक्स्ट लेवल पे है, नेक्स्ट लेवल पे। उसका घुटना टूट चुका था, मतलब एक जगह पे ही वॉज डूइंग हिज मॉर्निंग रिचुअल, तो सडनली आवाज आई कि मराठे आए, तो ही वॉज एक्चुअली डेफिकेटिंग। वो करते करते उठा और गिर गया खट्टा से, घुटना टूटा उसका। अब सामने वाले को ये भी नहीं पता चलना चाहिए कि राजा लंगड़ा हो चुका है, इसीलिए जिस जगह पे वो बैठता था उसने सामने पूरे पर्दे लगा के रखे थे, पीछे से वो एंट्री लेता था, जाके पहले बैठता था, फिर पर्दे खुलवाता था। सो ही वॉज वेरी मच कि भाई मुझे जो करना है वो मैं करके रहूंगा। और यदि औरंगजेब के जैसे कोई दूसरा उसको बेटा मिल जाता तो औरंगजेब का पूरा प्लान सक्सेसफुल रहता आगे तक। क्या था आगे का प्लान? उसका प्लान यही था कि उसको पूरा भारत कॉन्कर करना था। सी, इन लोगों का वो ना अपने सामने आलमगीर लगाता था,
आलमगीर यानी कि जगत जित्ता, मतलब टाइटल आलमगीर औरंगजेब, आलमगीर औरंगजेब जगत जेता। उसका प्लान था उसे पूरा भारत कॉन्कर करना है, हो सके तो पूरा वर्ल्ड कॉन्कर करे, इस्लामिक इसमें उसको कन्वर्ट करवाना था सबको। पूरा भारत ज्योग्राफिकली उस जमाने में मतलब अप टिल तमिलनाडु, तमिलनाडु से कश्मीर, कश्मीर के ऊपर पूरा पाकिस्तान आपका, पाकिस्तान के बाद में बर्मा की भी बॉर्डर लगती थी आपको, वो पूरा सेक्शन, और नेपाल वाला सेक्शन भी। नेपाल तो चलो ठीक है वो हमारा हिस्सा था, उसमें कॉन्फ्लिक्ट्स है हमारे, लेकिन जो अखंड भारत का आप पिक्चराइजेशन करते हो, पूरा अफगानिस्तान, पूरा सिंध, वो पूरा भारत। और एक दूसरी चीज ऐसे कि जिसके हाथ में भारत है वो दुनिया का सबसे अमीर राजा है, क्योंकि इकोनॉमी में नंबर 1 पे थे हम लोग उस समय पे। औरंगजेब का ना एक छोटा सा मोनोलॉग है, जब भी मैं आपको बता रहा था, हाँ। उसकी ना भावनाएं समझ में आती है, वो अपने शहजादों से क्या एक्सपेक्ट करता था। अगर आपकी परमिशन होगी तो मोनोलॉग मैं आपको 3 मिनट में आपको बिल्कुल ये कर सकता हूँ। तो क्या हुआ है कि शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ है, सीन है, मैं अपने स्टोरी टेलिंग में बताता हूँ ये, कि समझो ऐसा सीन है, उसके सारे शहजादे खड़े हुए हैं, जितने लोगों को औरंगजेब ने डिफीट किया है वो सारे खड़े हुए हैं वहां। औरंगजेब सॉरी शिवाजी महाराज ने जिन मंत्री संतरी बड़े लोगों को डिफीट किया वो सारे उसके दरबार में खड़े हुए हैं। दक्खन से खबर आई है कि भाई शिवाजी ने अपने आप को राजा घोषित कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात थी कि 450-700 साल की गुलामी में कोई खुद का इंडिपेंडेंट किंगडम खड़ा कर रहा है। औरंगजेब परेशान हैरान कि मैं क्या करूं, शिवा का ये काफर हाथ में क्यों नहीं आता। तो सारे उसके शहजादे खड़े हैं, सारे जिन लोगों को उसने डिफीट किया वो सारे खड़े हैं, उसके मामा, जोधपुर के राजा, सब खड़े हैं। और वो जब दरबार में आ रहा है तो उसके नारे लग रहे हैं, आलमगीर औरंगजेब पधार रहे हैं, पूरा उसका नारे लग रहे हैं। और वो सुन के उसका दिमाग खराब हो गया। वो कहता है कि ये सब फिजूल की बातें हैं शहजादे, ये सब फिजूल की बातें हैं। सच तो यह है कि कंधार से तंजावर तक सारे हिंदुस्तान पे अपनी मुगलिया सल्तनत का ख्वाब देखने वाले हम माँ बदौलत आज ये क्या देख रहे हैं। हमारे आंखों के सामने शिवा अपने जहांगीर की तामीर कर चुका है। हमारे लाखों के फौज, वतनदार और सूबेदारों को खदेड़ चुका है वो शिवाजी। ये हमारे मामूजान उमराव अली शाइस्ते खान साहब। सच तो ये है शहजादे कि ये तकदीर के सिकंदर निकले, इनकी जान बच गई। शिवाजी ने इनके लाल महल पर छापा मार के इनके छक्के छुड़ा दिए, केवल 3 ही उंगलियां खोनी पड़ी इन्हें। ये हमशी फौलाद खान जिसकी हथेली पे मिठाई धर के शिवाजी आगरा के कैद खाने से फरार हो गए। ये सूरत के खूबसूरत नवाब इनायत खान बहादुर, शिवाजी जब सूरत आए ये सूरत से भाग गए। ये जोधपुर के खूबसूरत नवाब जसवंत सिंह, मराठों की मार इन्होंने छाती पर नहीं पीठ पर खाई है। ये हमशी फौलाद खान, ये रणमस्त खान, ये बूंदी केसर सिंह और ना जाने कितने ही हबशी, इराकी, ईरानी, अरबी, अंग्रेज फौजमंद सरदार जिन्हें शिवाजी ने शिकस्त दी, सारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। जानते हो शहजादे क्यों? हमारी तरह खाना, खजाना, गोला बारूद शिवाजी के पास तो नहीं है, फिर भी उसे फतेह हासिल होती है। जानते हो क्यों? शायद तुम जैसे नाच गाना, मौज मस्ती, शराब में तल्लीन बहादुर शिवाजी को कभी समझ नहीं पाओगे। शिवाजी ने मजबूत किले बनाए, अपनी फौजें और असला बढ़ाए, लेकिन उससे भी ज्यादा न जीते जाने वाले मजबूत जमीर के लोग तैयार किए हैं शिवाजी ने। हमने उन मजबूत जमीर के लोगों को कितनी जागीर देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारी जागीर पर थूक दिया। पूरी कायनात में ऐसी कोई चीज नहीं है शहजादे जिसे आलमगीर औरंगजेब खरीद नहीं सकता था, लेकिन उन शिवाजी के खुददार खादिमों ने हमें दिखा दिया कि वो ना तो झुकते हैं, वो ना तो रुकते हैं, वो ना तो थकते हैं, और वो ना तो बिकते हैं शहजादे, वो ना तो बिकते हैं। शिवाजी नामाकूल है, मगरूर है, बदकार है, लेकिन उसका चाल चलन दूध सा साफ और आसमान को छूती मीनार की तरह बुलंद है। हुकूमत करना है तो शिवा का चलन सीखो। हम ये बात जानते हैं कि शिवाजी हमारा दुश्मन है, लेकिन हम खुश नसीब है कि हमें दुश्मन भी मिला तो शिवा जैसा। वाओ। सो ही यूज्ड टू थिंक अ लॉट अबाउट शिवाजी महाराज, कि शिवाजी महाराज कैसे है, क्या है, क्यों है, किस तरह से है। और उसे पता था कि मेरे इसका सबसे बड़ा अगर कोई रोड़ा है, मतलब मेरा कांटा जो सबसे बड़ा वो शिवाजी है। इसलिए जब तक शिवाजी महाराज जीवित है वो महाराष्ट्र में नहीं आया। वो नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि इतने सारे लोगों को छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस समय पे डिफीट किया, भाई तुम्हारे चंगुल में आए शिवाजी महाराज आगरा के कैद खाने में,
हाथ पे मिठाई रख के शिवाजी महाराज एस्केप हो गए वहां से। तो ये जब यहाँ पे महाराष्ट्र में इसके जब सैनिक हारते थे तो ये सारे के सारे लेटर लिख के पूछता था कि भाई क्या हुआ, क्यों, कैसे। तो एक जन ने लेटर में ये लिख के भेजा था, आपके आप भी तो आए थे आगरा में, कैसे, वैसे। तो ही वॉज लाइक कि मुझे कुछ भी करके शिवाजी को हराना है, क्योंकि अगर एक बार शिवाजी हारता है तो मैं पूरी दक्कन जीत लूंगा। वो आदिल शाही जीत चुका है, निजाम शाही जीत चुका है, बिदर शाही जीत चुका है, छोटी छोटी सारी चीजें, गोंड साम्राज्य है हमारे यहाँ पे नागपुर के सेक्शन में, उनको कन्वर्ट करवाया है। लेकिन वो स्वराज्य नहीं जीत पा रहा है। उसका जो एक सपना है कि मैं पूरे भारत का राजा बनना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि दीज पीपल आर ऑल्सो थोड़ा सा नार्सिस्ट, इनका बिहेवियर भी होता है, हम है तो हम ही हम हैं, और अपने आप को जगत जेता के जैसे वो देखना चाहते हैं। और जिसके हाथ में भारत रहेगा उसके हाथ में वर्ल्ड रहेगा, क्योंकि सब लोग भारत में आना चाहते थे। ऑस्ट्रेलिया तो डिस्कवर नहीं हुआ था, कितने तो सेक्शंस ऐसे थे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए थे। यूरोप पूरा भारत आना चाहता था, भारत जिसके हाथ में यूरोप पूरा उसके हाथ में। एक टैंजेंट लेना, ईसोटेरिक शब्द जानते हो आप? ईसोटेरिक मतलब एब्स्ट्रैक्ट की थोड़ा हवे में। एक ईसोटेरिक ख्याल आता है मेरे दिमाग में, जो हमने वो राजपूत हिस्ट्री वाले पॉडकास्ट में भी थोड़ा सा कवर किया था, क्योंकि मैं सैमुराई हिस्ट्री बहुत ज्यादा पढ़ रहा हूँ, और सैमुराई हिस्ट्री में भी एक ऑकल्ट एलिमेंट होता है। जैसे हमारे में पितृ हमारी रक्षा करते, उनमें भी सेम है कि हमारे पितृ सैमुराई, इसमें भी होता है, मराठास में भी होता है। ओके, सेम होता है ये। तो ये जो पितृज एंड प्रोटेक्शन का एंगल है, ये समझ, जय भवानी क्यों कहते हैं ये समझाइए। और मुझे पता है कि चाणक्य नीति में ना ऑकल्ट एलिमेंट ऑफ वॉर मेंशन हुआ है। फॉर एग्जाम्पल वो जो अहोम्स की स्टोरी है, भारत में किसी भी राजा के पास में अगर आप जाओगे, वो अपने देवों से बहुत कनेक्टेड है। कांतारा मूवी देखी होगी ना आपने? कांतारा में उनके जैसे वो पंजुर्ली और वो जो दैव है वो उनकी रक्षा करते हैं। सिमिलर वे में मराठाओं में ऐसा था कि ये लोग शूरांचे नाच, शूर कहते थे ये लोग इन्हें। तो ये लोग क्या कहते थे कि जैसे सपोज को आपके यहाँ पे शादी है, तो ये लोग क्या करेंगे, जितने इनके एंसेस्टर्स हैं उनकी आत्माओं को ये लोग बुलाते थे कि आप लोग आओ, और वो आके किसी के शरीर में धारण हो रहे हैं, आवेश ले रहे हैं, राइट। और उनके हाथ में फिर तलवारें दी जाती थी। तो अगर कोई ऐसा कोई काफिला जा रहा है तो शूरों को बुलाया जाता था, और वो पूरी लाइन बना के ऐसे खड़े हैं ये कहा जाता था, और फिर वो आगे 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 जाते थे। सो ये अकल्ट वाली सिस्टम हमारे इसमें भी थी। रिलेटेड टू बैटल्स की इसमें आप ऐसा समझो, हाँ एक अभी आपको एक समझाता हूँ मैं। उस समय पे ना एक बहुत फेमस एग्जांपल है इसका कि जिस समय अफजल खान आ रहा था, तो ये मुगलों में या आदिल शाही में भी ये चीजें थी। तो वहां पे उस समय पे ऐसा समझा जाता था कि अगर हाथी मर जाए तुम्हारा निकलने से पहले अगर हाथी मर जाए तो भैया युद्ध पे जाना नहीं चाहिए, अपशगुन होता है। तो शिवाजी महाराज ने अफजल खान का हाथी मरवा दिया। वो निकल रहा है वहां से गुप्तहेरों से, वो हाथी ही मरवा दिया। लेकिन फिर भी शिवाजी महाराज के इसमें आपको एक बहुत पॉजिटिव एलिमेंट ये दिखता है कि किसी नेगेटिव एंगल को भी शिवाजी महाराज बहुत पॉजिटिवली लेते थे। जैसे राजाराम महाराज, शिवाजी महाराज के दूसरे बेटे जब पैदा हुए तो वो उल्टे पैदा हुए थे, पाल थे उल्टे, ठीक है। तो ऐसा समझा था कि उल्टा पैदा होना इज नॉट गुड। तो जब ये बात शिवाजी महाराज को पता चली, शिवाजी महाराज ने कहा ठीक है ना, फिर अब अगर ये उल्टे पैदा हुए तो मुगल शाही उल्टा कर देंगे। पॉजिटिव एंगल, हर चीज में आपको पॉजिटिविटी ढूंढना है। लोग अमावस्या के दिन में जाके युद्ध पे नहीं जाना टालेंगे कि आज अमावस्या है। शिवाजी महाराज कहते थे कि यही हमारे लिए एडवांटेज है भाई, क्योंकि रात में अगर हम जा रहे हैं तो चांद वहां पे नहीं होगा, उसको एडवांटेज बनाओ, आप उसे इस्तेमाल करो। सेकेंडली, माँ भवानी या महादेव का नाम लेके अगर आप जा रहे हो तो आपको एनर्जी ही देता है। जैसे एक कहानी बहुत मशहूर है कि भवानी माता ने शिवाजी महाराज को तलवार दी थी, वो तलवार वाली जो कहानी है। ऐसे कुछ कहानियां शिवाजी महाराज ने अपने लोगों में भी फैलाई थी जानबूझ के। वो जो भवानी तलवार है दैट वाज इटालियन स्वॉर्ड। ये पूरी स्टोरी बताइए। अब हुआ क्या कि उस समय पे एक तो लोगों का आपके ऊपर भरोसा आना बहुत जरूरी है। शिवाजी महाराज की एज क्या रही होगी उस समय पे? शिवाजी महाराज वॉज अफजल खान के पहले का समय है ये। अफजल खान जब आ रहा है ना तो पूरा महाराष्ट्र डर चुका था। शिवाजी महाराज की एज उस समय 28-29 साल की थी। अफजल खान वो है जिसने शिवाजी महाराज के पिताजी को भी कैद किया था एक समय पे। शिवाजी महाराज के बड़े भाई थे संभाजी राजे, जिनके ऊपर से उनके बेटे का नाम पड़ा।
उन्हें छल करके मरवा दिया था अफजल खान ने। तो अफजल खान का जो दरारा था पूरे भारतवर्ष में था। तो अफजल खान आ रहा है, ये बात जब पता चली, एक तो 1649 के अराउंड शाहजी राजे को कैद किया गया क्योंकि वो एलिवेट हो रहे थे, तो उन पे आरोप लगाया गया कि ये अपने बेटे को मदद कर रहे हैं, तो उनको कैद करके पेश कर दिया गया। उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे के साथ में कोई भी संबंध नहीं रखूंगा। 1656 में आते आते शिवाजी महाराज 7 साल तक, 7.5 साल की, कि भाई हम कुछ भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं हो रहा है 1656 तक। 1656 के आगे 1659 में जिस समय पे ये डिक्लेयर हुआ कि शिवाजी ने फिर से अपने पैर खोलना, हाथ पैर चलाना शुरू कर दिया है, अफजल खान जब आ रहा है, लोगों में ये कॉन्फिडेंस ही नहीं बचा था कि हम लोग अफजल खान को मार सकते हैं, क्योंकि 1 लाख की सेना लेके आ रहा है। आपके पास में कितनी सेना है? पूरी गिन भी लोगे तो आप 15,000 20,000 के ऊपर सेना नहीं लेके जा रहे हो। 7 साल के लिए एक्चुअली अटैक नहीं किया, कुछ भी नहीं हुआ है। ये एस्ट्रोलॉजिकल नहीं, वैसा रीजन नहीं था। सम पॉलिटिकल रीजन। द रीजन वाज कि 1649 में शाहजी राजे को जिस समय पे कैद किया गया, तो शिवाजी महाराज के ऊपर ये प्रेशर आ गया था कि भाई मेरे पिताजी तो अभी भी आदिल शाह के लिए काम कर रहे हैं ना, ये हमारे पास में इसका कोई सोर्स नहीं है कि ये दोनों कनेक्टेड रहे होंगे, लेकिन 110% में ये कह सकता हूँ कि दोनों के कोई ना कोई संधान बांधे गए होंगे। वो वहां से उन्हें प्रोटेक्ट कर रहे होंगे कि तू ये कर, ये कर, ये कर। बिकॉज शिवाजी महाराज व्हेन ही केम टू महाराष्ट्र फ्रॉम बेंगलोर, वो आदिल शाह के सरदार के तौर पे ही आए थे। लेटर ऑन ही स्टार्टेड गिविंग फ्रीडम टू हिज जहांगीर एंड ऑल। अब यहाँ पे हुआ ऐसा कि 7 सालों तक इनका कोई भी रोल कॉल नहीं रहा है। इसके बाद में जब इन्होंने जावड़ी करके एक जगह है, जावड़ी के जो मोरे थे, वो दैट दोज पीपल वर वर्किंग फॉर आदिल शाह, तो वो जो मोरे था 1652 में मोरे की डेथ हुई। चंद्र राव उसकी पदवी थी। मोरे की जब डेथ हुई तो आदिल शाह से पूछना पड़ता था कि भाई नेक्स्ट किसको बनाना है। इस बार उन्होंने आदिल शाह से नहीं पूछा। क्यों नहीं पूछा? शिवाजी महाराज ने कहा आई एम सपोर्टिंग यू, जिसको बैठाना बैठाओ। अब वो बैठ तो गया शिवाजी महाराज के सपोर्ट पे, लेकिन वो शिवाजी महाराज को फिर से दांत दिखाने लगा। आजू बाजू के जहांगीर से जबरदस्ती पैसा इकट्ठा करना शिवाजी महाराज के नाम पे, या फिर ये कहना कि मैं राजा हूं। तो शिवाजी महाराज ने 1656 में सबसे पहले उसको ठोका है। सिर्फ उसी को नहीं ठोका है, उसके खानदान में जिसने जिसने पैर या फिर हाथ फैलाने की कोशिश की, सबको ठोक दिया। तो ये जावड़ी के चंद्रराव मोरे को ठोकना, इट वॉज लाइक कि भाई तुमने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट अब मोड़ ले लिया आदिल शाह से, और आदिल शाह में भी अफजल खान से, क्योंकि जावड़ी का जो परगना है वो अफजल खान के अंडर में आता था। वहां का वो मेन गवर्नर था, सरदार था। तो अफजल खान ने कहा कि मैं जाऊंगा शिवाजी महाराज को मारने के लिए। और अफजल खान का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि भाई वो औरंगजेब को पकड़ चुका है। शिवाजी महाराज कौन है उस समय पे? 28-29। शिवाजी महाराज को उस समय पे राजे भी नहीं कहा जाता था, सब लोग साहेब कहते थे। पत्रों में साहेब करके उल्लेख है बहुत जगहों पे। तो राजे भी नहीं है, सर्टिफाइड राजे भी नहीं है, क्योंकि बाकी के लोग मानने को तैयार नहीं है। दूसरी चीज, अफजल खान की सेना में कौन है? शिवाजी महाराज के कजिन चाचा मम्माजी भोसले, वो कह रहे हैं कि चलो मैं चलूंगा। कृष्णा भास्कर कुलकर्णी, अफजल खान का वकील, वो कह रहे हैं हम चलेंगे। सब चलने को तैयार है यार। मोहिते घाड़ के सब शिवाजी महाराज के अगेंस्ट में खड़े हुए हैं वहां पे। ये सारे के सारे आपको जब बल दे रहे हैं कि हम चलेंगे मारने के लिए, पूरी सेना कांप चुकी है आपकी। प्लान ऐसा था कि शिवाजी महाराज को कहीं छुपा दिया जाए या हम वापस चलते हैं। शिवाजी महाराज ने यहाँ पे जो युद्ध खेला है वो पूरा साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। 6 महीने तक उसको टाला है, 6 महीने के बाद उसको बुलाया है, उसको खत्म किया है। इस समय पे शिवाजी महाराज को जनता में ये बात बताना बहुत जरूरी थी कि मेरे सपने में आई भवानी आई है, और आई भवानी ने मुझे तलवार दी और आशीर्वाद दी है, जिसके भरोसे पे मैं अफजल खान को हरा सकता हूँ। जो शायद हुआ होगा, शायद हुआ भी होगा। भाई सी वो कनेक्शन है यार, वो शिवाजी महाराज है। पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी शिवाजी महाराज की बहुत आगे रही है, बहुत आगे का सोचते थे चीज़ों को लेके। ये हुआ भी होगा, ये नहीं भी हुआ होगा, लेकिन वो जो तलवार थी वो इटली मेड थी, तो उन्होंने नाम दिया कि भवानी माता ने दी है। और इसमें गलत कुछ भी नहीं है ना। नरोबा कुंजरोबा जैसे हम कह रहे हैं कि भीम कह रहा है कि मैंने अश्वत्थामा को मार दिया। अब वो असली अश्वत्थामा है या हाथी वाला अश्वत्थामा है, किसी को पता नहीं है, कहानी जो अगर आपने सुनी होगी तो। सिमिलर वे में अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे भवानी माता ने कहा कि हाँ ये तो धर्म कार्य है, उसमें गलत क्या है? मतलब यूरोपियन ट्रेडर्स से वो मेटल, वो मेड इन इटली थी, वो बनी वहीं से, तलवार मेड इन वहीं से थी। ये कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? क्या है, उस समय पे जितनी भी तलवारें थी वो वहीं से बन के आती थी। तोप के गोले वहां से बन के आते थे। यूरोप आके यहाँ के मार्केट्स में वो बेचते थे, तो हम लोग यहीं से परचेस करते थे। ओके। बेंगलोर में, या फिर जो आदिल शाह है, आदिल शाह के यहाँ पे मार्केट्स थे, सदर्न इंडिया में मार्केट्स थे। अब यहाँ पे एक बात समझो आप, तलवार की आपने जब बात निकाली, शिवाजी महाराज का माइंडसेट देखो या फिर उनके लोगों का माइंडसेट देखो। वो तलवारें बनती थी इस तरह से कि भाई वो तलवारें ऐसी स्लांट तलवारें होती थी सारी की सारी,
और मराठास या फिर शिवाजी महाराज की मैक्सिमम हाइट कितनी है? 5'6", 5'7", 5'8". मुगलों की हाइट कितनी है या पठानों की हाइट कितनी है? 6 फीट, 6.6, 6.3. तो आप मारोगे कैसे? तो शिवाजी महाराज इन लोगों ने क्या किया, उस वो जो तलवार थी वहां से जो आती थी, उन तलवारों का शेप चेंज करना शुरू किया. जो तलवारें स्लांट होती थी उन तलवारों को सीधा किया. तो मैं जब यहां से पकड़ूंगा तो ये कर्व होकर यहां पे नहीं जाएंगी, वो सीधा आपके गर्दन पे आएंगी. उसी तलवार को आज पूरे वर्ल्ड में मराठा तलवार करके जाना जाता है. स्ट्रेट स्वॉर्ड, मराठा तलवार. कि भाई मैं मारूंगा तो मुझे ज्यादा ये करने की कोशिश नहीं कर. तलवारों का वजन हल्का किया गया. तलवार जब हम पकड़ रहे हैं तो डायरेक्टली मैं यहां से पकड़ूं तो आपके गले तक वो आ जानी चाहिए, तो मैं ऐसा भी करूं तो आप कट जाने चाहिए. सो ऐसी इनोवेटिव चीजें भी शिवाजी महाराज ने उस समय पे इस्तेमाल करी है. लगता है ऑकल्ट साइंस वेपन से जोड़ा होगा. ऑकल्ट साइंस का वेपन से जोड़ना, लेकिन शस्त्र तो हमारे लिए दैव ही रहे हैं ना, तो हमने उसे ऑकल्ट से जोड़ने की जरूरत नहीं. वो हमारे लिए दैव ही है. किसी भी चीज को इस्तेमाल करने से पहले हम लोग उसकी पूजा करते हैं. सिमिलरली जिस समय पे हम लोग दशहरा सेलिब्रेट करते हैं, राइट, तो दशहरा के दिन हम लोग सीमा उल्लंघन करते हैं. सीमा उल्लंघन यानी कि आज डिसाइड होगा कि हम कहाँ युद्ध करने जाएंगे, तो उस दिन शस्त्र की पूजा होती है. शस्त्र में कहा जाता है, हम लोग भगवान से कहते हैं कि मेरे शस्त्र में आके तू बैठ. जिस तरह से हनुमान जी रथ पे बैठे थे, किसके? अर्जुन के. उसी तरह से कहा जाता है कि भाई तुम हमारे तलवार में आके बैठो, तलवार में हमें प्रोटेक्शन के लिए आओ. फिर उस तलवार को इस्तेमाल किया जाता है. उस तलवार पे खून भी चढ़ाया जाता है. चढ़ाना जरूरी होता है. उस तलवार को खून लगाया जाएगा इधर आज और ऑफ एनिमल सैक्रिफाइस दिया जाएगा. उसके बाद में उस तलवार को इस्तेमाल, राजपूतों में एक प्रथा है, पता है, वो ऐसे तलवार लेके यहाँ से काटते हैं अपना ये माथा यहाँ से, क्योंकि वो खून तुम्हारे तलवार को लगना चाहिए. वाह. वो एवेटार मूवी देखी है आपने? वो जो कनेक्ट करते हैं. सिमिलर वे में मेरा खून यदि तलवार को लगता है तो मेरा डीएनए खून तलवार का डीएनए सेम, मतलब मेरा पावर कनेक्ट हो जाएगा उसके साथ. ब्लड बॉन्ड, यस. वो बॉन्ड क्रिएट करने के लिए भी ये चीजें हुई है. क्योंकि ये हिस्ट्री पॉडकास्ट है, हम वापस टाइमलाइन में लौटते हैं. यस. एक्चुअली 10 पॉडकास्ट लगेंगे अगर हम पूरे मराठा हिस्ट्री को कवर करें. यस इंडीड, ज्यादा. हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज की स्टोरी काफी हद तक कवर करी है इसी शो पे, मेधा मैम के साथ. वैभव सर भी आए थे. हाँ, वैभव सर के साथ भी. संभाजी महाराज की हिस्ट्री हल्के से कवर हुई है मेधा मैम के साथ. हाँ, उनके डेथ तक आई थिंक कवर हुई है डिटेल में. नाउ लेट्स बिगिन. संभाजी महाराज के डेथ के बाद में अब कोई राजा बचा नहीं था. राजा महाराज की एज बहुत कम है. ही इज जस्ट 19 और 17. और संभाजी महाराज के जो बेटे हैं जिनका नाम शिवाजी रखा गया, लेकिन बाद में उनका नाम शाहू पड़ा. शाहू महाराज जो बाजीराव मस्तानी में भी दिखाया, महेश मांजरेकर ने जिनका रोल प्ले किया, जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रूलर बने. यस. बाजीराव के जिंदगी में उनका गुरु बृहस्पति का रोल है. अगर मैं कहता हूँ कि बाजीराव मंगल है तो ये बृहस्पति है. सो जैसे शाहू महाराज की एज 7 years. यसुबाई, संभाजी महाराज की डेथ हो चुकी है. यसुबाई है, राजाराम महाराज है, तारा रानी है और राजाराम महाराज है. राजाराम महाराज की उम्र उस समय 19 है. 19 या 20 की अराउंड एज है. अब आपके पास में राजा होना बहुत जरूरी है. कोई गद्दी पर बैठेगा तभी हम युद्ध कर पाएंगे, या किसी को देखते हुए हम युद्ध कर पाएंगे. ये प्रोसेस को बहुत हद में शिवाजी महाराज ने ब्रेक कर दिया था कि भाई मैं यदि मर भी जाऊं तो मेरे बाद भी लड़ते रहना. पहले कैसा था, राजा मर जाए तो ये होगा, लेकिन स्टिल आप उस जो आपके जो विचारधारा है कि राजा का होना बहुत जरूरी है देश चलाने के लिए या उस चीज को चलाने के लिए, वो चीजें अभी तक आपके इसमें पूर्णतः समाज में बैठी नहीं है. इसलिए राजाराम महाराज को बैठाना बहुत जरूरी था. तो आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज, राजाराम महाराज को गद्दी पर बैठाया गया. Was he prepared? He was just 19-20. No, he was not. No one was prepared. उनकी मेंटालिटी क्या होती होगी तब? हाँ, उनकी मेंटालिटी ये रही थी कि देखो कैसा था, राजाराम महाराज को ये बात पता थी कि ये गद्दी मेरी नहीं है. वो हमेशा कहते थे कि गद्दी के असली वारिस जो है वो शिवाजी महाराज है. शिवाजी महाराज ने संभाजी महाराज के बेटे शाहू महाराज वो है. लेकिन गद्दी को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं जो कुछ कर सकता हूं वो मैं करूंगा. बिकॉज सी सर, पहले छत्रपति, आप शिवाजी महाराज से आप संभाजी महाराज को कंपेयर नहीं कर सकते. संभाजी महाराज को आप राजाराम से कंपेयर नहीं कर सकते. और छत्रपति शिवाजी महाराज को आप बाजीराव जी के साथ में भी कंपेयर नहीं कर सकते. बिकॉज बाप होता है, राइट. सो राजाराम महाराज के समय पे आते आते स्वराज्य बहुत फैल चुका था. संभाजी महाराज भी युद्ध पे जाते थे. राजाराम महाराज का युद्ध में इतना हस्तक्षेप नहीं था.
So Rajaram Maharaj was not the one who was taking all the decisions. There was Amatya, economic minister, Ramchandra Pant Amatya. He was the one who was taking the decisions, all decisions. So यहाँ पे ये डिसाइड हुआ राजा को जिंदा रखना है तो हम क्या करेंगे, यसुबाई को और यसुबाई के बेटे को हम लोग रायगढ़ पे रखेंगे. रायगढ़ अभेद्य था, रायगढ़ को कोई जीत नहीं सकता था. तो रायगढ़ को जीतने के लिए जुल्फिकार खान को भेजा. आसद खान ये औरंगजेब का वजीर है, वजीर के बेटे को जुल्फिकार खान को जीतने के लिए भेजा. ये यहाँ पे आया, 8 महीने लगे उसे जीतने के लिए, लेकिन वो जीता कैसे ये बाद में बताता हूँ मैं. राजाराम महाराज को ये कहा गया कि आप पूरा जनान खाना लो, जनान खाना उठाओ, अपनी पूरी औरतें और जो कुछ भी है उन्हें लो, आप विशालगढ़ पे जाओ, विशालगढ़ पे जनान खाना रखा, वहां से वो पन्हाड़ा गए, पन्हाड़ा से वो जिंजी चले गए सदर्न साउथ में. मतलब पहले वो कर्नाटका में आता था, अब वो तमिलनाडु में, वो जिंजी चले गए क्योंकि तुम्हारा जिंदा रहना बहुत जरूरी है. अदरवाइज औरंगजेब क्या करेगा, सभी को मार देगा. आपकी अगर मेल आपके घर में जितने सब खत्म हो गए, बचा कौन है शासन करने के लिए. तो राजाराम महाराज को सुरक्षित रखना जरूरी था. रामचंद्र पंत अमात्य ने यह कहा कि मैं ऐसा करता हूं कि मैं पन्हाड़ा पे रुकता हूं. पन्हाड़ा वाज तो बाउंड्री, कोल्हापुर के पास में, कोल्हापुर के नीचे कर्नाटका चालू होता है. मैं यहां पे रुकता हूं, यहां से जितने भी लोग हैं हमारे, जितने सरदार हैं, उन सभी सरदारों को मैं बचा के रखूंगा और ये कहूंगा कि महाराष्ट्र कैसे चलाना है, आप साउथ में चले जाओ. तो उन्हें आगे भेज दिया गया, ये रुके यहीं पे पन्हाड़ा पे. और उस समय पे कंडीशन इतनी वर्सन हो चुकी थी क्योंकि जैसे ही औरंगजेब ने संभाजी महाराज को मारा, बहुत सारे हमारे सरदार डिवाइड हो चुके थे कि भाई अभी तो कोई राजा बचा नहीं है, एक काम करते हैं, हम मुगलों के लिए काम करना शुरू करते हैं. बहुत लोग उस दूसरे सेक्शन में जा रहे थे. रामचंद्र पंत अमात्य और राजाराम महाराज ने यह कहा कि जो जहागीरी सिस्टम, मतलब कैसा था, फ्यूडल, मतलब एक गांव का एक जहागीर रहेगा. शिवाजी महाराज ने सेंट्रलाइज कर दी थी सारी की सारी सिस्टम, राइट, जिसके वजह संभाजी महाराज का वो शिरके का जो युद्ध, मतलब जो कलेश दिखाया है कि हमें हमारी जहागीरी दे दो, मूवी में देखा होगा आपने, वो सिस्टम राजाराम महाराज को रीस्टैब्लिश करवानी पड़ी. जो कोई भी गांव जीतेगा उसको गांव मिलेगा, जहागीर मिलेंगे. उसके चक्कर में इन्होंने औरंगजेब को इतना मारा, जो जहां पे जो जैसा मिल रहा है उसको मारना शुरू कर रहे हैं लोग. अब यहाँ पे 2 लोगों का नाम बहुत ऊपर उठ के आता है, संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव. संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव ये शिवाजी महाराज के अंडर में ही, संताजी घोरपड़े वॉज एल्डर, शिवाजी महाराज के अंडर में बने हुए थे. संभाजी महाराज के डेथ के बाद में राजाराम महाराज ने संताजी घोरपड़े को सेनापति घोषित किया थोड़े समय के बाद में. तो दीज 2 पीपल वर सो डेंजरस कि जिस समय पन्हाड़ा पे राजाराम महाराज, इनको पता चला कि राजाराम महाराज को पकड़ने के लिए जुल्फिकार खान अब निकल रहा है वहां से. 8 महीने यहां पे रायगढ़ के पास में इसने टाइम पास किया है, वो जीत नहीं पा रहा था. हमारा एक व्यक्ति था जिसका नाम था सूर्याजी पिसाड़, उसको मुगलों ने लेटर लिखा और ये कहा कि सब तो खत्म हो गया है, देखो हम पैसे देते हैं, सब देते हैं, तो खोल. उसने जाके रायगढ़ के दरवाजे खोले थे, इसीलिए हम लोग रायगढ़ हारे. अदरवाइज रायगढ़ वॉज अनडिफिटेड, मतलब उसको कोई अनकॉन्कर्ड, उसको कॉन्कर ही नहीं कर पाता था. तो अब यहाँ पे ऐसा हुआ कि संताजी घोरपड़े एंड धनाजी जाधव, 2 डेंजरस मैन, इतने डेंजरस कि इनके नाम से मुगल कांपते थे लिटरली थर-थर. उसका रीजन ये है, जिस समय पे पन्हाड़ा में राजाराम महाराज जी, उनको पता चला पन्हाड़ा में जीतने पकड़ने के लिए आ रहे हैं, वो सामने से आए. संताजी ने पहले ही यहां से अटैक कर दिया. अटैक किया तो किया, मुगलों को रिटेलिएट, मतलब पीछे जाना पड़ा. अब संताजी ने पूछा कि भाई अभी क्या करना है. बोले हम लोग औरंगजेब की छावनी के ऊपर आक्रमण करेंगे. और औरंगजेब के छावनी के ऊपर जो गुंबद होता है ना, ऐसा सोने का कलश रहता था ऐसा, वो कलश उठा के लेके आ गए. ये लोग कलश उठा के लेके आए और हर तीसरे दिन, चौथे दिन, 5वें दिन, 10-15 दिन में औरंगजेब के सेना के ऊपर छोटे छोटे छापे मार रहे, क्योंकि आपके पास में यूनिफाइड फोर्स नहीं है. कभी यहां से, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी वहां से, कभी यहां से, कभी वहां से. ये ज्योग्राफिकली कहाँ हो रहा है? ये महाराष्ट्र में हो रहा है. कहाँ? ऑल ओवर महाराष्ट्र में चल रहा है. ओके. क्योंकि आपने डिक्लेयर कर दिया ना कि जो कोई भी जैसी भी जागीर जीतेगा उसे वो जागीर दी जाएगी. तो मराठों ने क्या किया, जागीर के इसमें भाई इतना मारा, जो औरंगजेब 15 साल तक एक किला नहीं जीत पाया है. परेशान हो चुका है, हैरान हो चुका है कि भाई मुझे तो लगा संभाजी महाराज को मार दूंगा, खत्म हो जाएगा. राजाराम महाराज खड़े हो गए. इवन आफ्टर द डेथ ऑफ राजाराम महाराज की वाइफ तारा रानी खड़ी हो गई. अब उन्हें लगा कि यार मैं तारा रानी से हारूं मैं. एक समय ऐसा आया था, ये किस्सा किसी ने बताया नहीं है, मराठों ने औरंगजेब को कैप्चर किया था. इन्होंने क्या किया कि
औरंगजेब जब अपनी आखिरी युद्ध लड़ा, आखिरी किला जो पिराजी नाइक के साथ में उसका एक युद्ध है, देवगढ़ करके एक जगह नीचे, वहां से वो जीत के वो अहमदनगर के पास जा रहा था। तो गलती से यहाँ से मराठे आ रहे थे, मराठों की सेनानी देखा, अबे बोले औरंगजेब जा रहा है, इन्होंने आक्रमण चढ़ा दिया। औरंगजेब के बाजू में जो तंबू था, वो तंबू में औरंगजेब के जो व्यक्ति थे उसको पकड़ा, उनका जो वहां पे उस समय पे उस एरिया का जो सेनापति, उसको पकड़ा, उसको अंधा किया, बोले पैसे निकाल, उससे रैंसम लिया, उसको छोड़ दिया। फिर बोले ये तंबू में औरंगजेब है, बोले वैसे भी वो बूढ़ा हो चुका है, वैसे भी बूढ़ा हो चुका है, उसको मार के करेंगे क्या, एक काम करेंगे, जहां जहां इसकी छावनी दिखेंगी वहां पे पैसों का सप्लाई आएगा, इसको लूटेंगे। मुर्गी की तरह उसको जिंदा रखा था मराठों ने। वो चाहते तो दूसरे दिन मारते उसको। सो मराठास बिकम सो स्ट्रांग। मतलब क्या हुआ ना, वो बाउंस बैक हो गया औरंगजेब के ऊपर। एक तो आपने संभाजी महाराज को मारा और बहुत बुरी तरह से मारा, हाल हाल करके, मतलब आपके नाखून तोड़े जा रहे, घुटने तोड़े जा रहे, पूरे नमक लगाया जा रहा बॉडी पे। ये मराठों के दिमाग में बहुत गंदा घुमा था, जो बहुत लॉयल थे, हम तो मार के रहेंगे औरंगजेब को और यही कब्र खोदेंगे। और जिस समय औरंगजेब हाथ में भी आया तो उसे जिंदा रखा कि देख हम तेरे को कैसे लूटेंगे, पहली बार लूटेंगे, दूसरी बार लूटेंगे, तीसरी बार भी लूटेंगे। और मराठे क्या करते थे, मराठों को पता था कि औरंगजेब भले किला जीत जाएगा लेकिन वो किले को अपने पास में टिका के नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि सह्याद्री के लोकल लोग हम है ना, हमें पता है सह्याद्री चढ़ते कैसे है। जैसे कोई हिमालयज में जाता है तो वहां पे जो शेरपास जो होते हैं वो कितने स्पीड में चढ़ जाते हैं बिना ऑक्सीजन मास्क के, क्योंकि वो वहां के वो एक्वेंट हो चुके। हम लोग, हमें पता है हमें क्या करना है। मराठास क्या करते थे, 6 महीने तक किला लड़ा देते, 6 महीने तक किला लड़ा देते, खुद ही दे देते थे, जी ले जा भाई, ले जा भाई, तू ही ले जा। कब देना है? जून में देना है। क्यों देना है? जुलाई में बारिश शुरू होगी। और बरसातों में कोकण में सिर्फ 3 ही लोग घूम सकते हैं सर, वादळ, बादल, बारिश और मराठे। चौथे की औकात नहीं थी। बोले इसको दे दो वापस। जुलाई आया, चढ़ाई करो, वापस ले लो किला। 2 महीने में किला वापस। इससे होगा क्या, औरंगजेब क्या करेगा, औरंगजेब पूरे पैसे लगाएगा उसमें, उसके पैसे खत्म करो, उसके रिसोर्सेस खत्म करो, किला दे दो, 2 महीने तो वापस ले लो। इकोनॉमिक वॉरफेयर। यस। ये करते करते उन्होंने औरंगजेब को पूरा रुला के छोड़ दिया था, हताश। मैं ये भी सोच रहा हूँ कि उनकी एज 65, 70, 80 जब वो आया और 20-25 साल यहाँ बिताए। 81 to 707। एक शब्द है सिनाइल, मतलब यानी कि जब कोई बहुत बूढ़ा हो जाता है ना, उनका दिमाग उतने स्पीड के साथ काम नहीं करता, तो कहते हैं कि यार शायद सिनाइल हो गए। औरंगजेब का ना एक एडवांटेज आपको देखना पड़ेगा, औरंगजेब को नाच गाना और मौज मस्ती शराब का शौक नहीं है। ओके, फोकस्ड है वो बहुत ज्यादा। तो आपको लगता है कि इवन इन हिज एंड ऑफ हिज लाइफ वो शार्प थे, मेंटली शार्प थे? जिस व्यक्ति को ये पता है कि नौटंकी कहाँ करनी है और किस तरह से करनी है, मतलब वो क्या करता था, ऐसे जाके बैठता था, नाम ले रहा हूँ मैं, खुदा का नाम ले रहा हूँ दिखाने के लिए, और कोई सडनली उसके सामने से, क्यों मुझे परेशान करते हो, लेने दो मुझे नाम, मुझे भारत जीतना है, मुझे हिंदुस्तान जीतना है, तो मुझे ताकत चाहिए, ये सारे डायलॉग को बोलता था। यहां तक कि उसका दिमाग कैसे चल रहा है सोचो, उसको पता है उसने अपने भाइयों को मारा है, उसने अपने पिता को कैद किया है, आखिरी में उसको खौफ भी लग रहा था, अपने एक भी बेटे को अपने पास में नहीं रखता था, किसी को अफगानिस्तान भेज देगा, किसी को गुजरात में भेज देगा, उसको डर था ये लोग मेरे पे आक्रमण करके मेरे को टपका देंगे। मेधा मैम ने एक स्टोरी शेयर की थी उनके डेथ के बारे में, कि वो कोई होल इन द वॉल रूम। हाँ, वो क्या, उसने क्या किया था, उसने कुंदक खुद के रखे थे, गड्ढे, ऐसे इस तरह के गड्ढे खुद के रखे थे। ऐसा कहता है कि औरंगजेब के लास्ट डेज में मनुची लिख के रखता है, मनुची वाज एन इटालियन ट्रैवलर जो उसके साथ में रहता था, वो कहता है कि औरंगजेब आखिरी में इतना अकेले रहता था खौफ के मारे कि भाई कई दिनों तक वो किसी को क्लीन करने के लिए अंदर भी नहीं आने देता था। तो लिटरली स्मेल आती थी बहुत गंदी, क्योंकि वो अगर कुछ खा रहा है, जानवर मार के वहां पे जब पकाया जा रहा है, फिर उसे वो फेंक रहा है, वो बहुत दिनों तक वही पड़ा रहता था। तो औरंगजेब अपने पास में भी आखिरी के दिनों में किसी को आने नहीं दे रहा था, क्योंकि उसको डर था कि उसे पता है ना मेरे में ताकत नहीं बची उतनी, तो मुझे कोई मार देगा, जैसे मैंने अपने बाप को मारा है। और ये लास्ट 25 इयर्स महाराष्ट्र में गुजरे हुए। हाँ, 27 साल। और ये सब इकोनॉमिक वॉरफेयर हो रहा है उनके साथ। सब हो रहा है। हाँ। मराठे उसको जीने नहीं दे रहे। वो सोच रहा है मैं आज ये किला जीतूंगा, हारा, वो किला जीतूंगा, हारा। रामसेज का किला 7 साल तक वो लड़ती रहा, जीत ही नहीं पाया। मैं तो कहता हूँ कुत्ते की मौत मरा, बहुत बुरी तरह से मरा, बहुत गंदी तरीके से मरा। अभी बैक टू द लाइट स्विच करते हैं। मराठों में क्या चल रहा था यहाँ? हाँ, यहाँ पे मराठों में 2 चीजें चल रही थी। एक तो शाहू महाराज उस समय पे उसके अंडर में थे,
तो वो चाहता था कि शाहू महाराज को कन्वर्ट करे किसके अंडर? औरंगजेब। हाँ, यसुबाई, संभाजी महाराज वाइफ और यसुबाई को पकड़ के लेके गए थे ना, रॉयल हॉस्टेज। यस। और बाकी के राजाराम महाराज वगैरह वो सब दक्षिण में थे। अब तकरीबन 1700 में राजाराम महाराज की डेथ हुई ड्यू टू लंग कैंसर। लंग कैंसर क्षय रोग कहते हैं। तो हमारा ऐसा अंदाज है कि इट वाज क्षय रोग, यानी कि लंग का कोई डिसीज, बहुत डेंजर वाला। सो इतनी कम उम्र में डेथ होना, क्षय रोग इज टीबी एज वेल और लंग कैंसर एज वेल, समथिंग टू डू विद कॉफिंग। यस। सो बिकॉज व्हेन ही यूज्ड टू कफ, मतलब वो जब खांसते थे तो बहुत खून आता था। मतलब उनके बारे में ये भी बहुत ये है कि वो बहुत समय तक चल भी नहीं पाते थे, बहुत इश्यूज थे। उनकी एज क्या रही होगी? 29, 30, बहुत यंग थे वो। और उनकी वाइफ थी ताराबाई। तारारानी। और फिर वन मोर कैरेक्टर हु डिजर्व्स अ मूवी। यस। फिर वहां पे खड़े होते तारारानी, और तारारानी ने खुला छूट दे दिया धनाजी जादव को कि जिसको मारना है उसको मारो, फोड़ो। यहां तक कि तारारानी खुद जाती थी युद्ध पे कि ये किला यहां से जीतना, ऐसे जीतना। क्योंकि एक तो तारारानी ने यसुबाई को देखा, राजाराम महाराज के साथ में वो खुद रही है, तो उनका माइंडसेट भी वैसे हो चुका था। तो मराठों में ये कहा जाता है कि हमारी चूड़ियां भी उतना ही घात करेंगी जितनी तुम्हारी तलवारें करेंगी। तो तारारानी ने भी 5-6 सालों तक पूरा पागल करके छोड़ दिया। अब यहाँ पे मुगलों ने खेला एक दाव। औरंगजेब की इच्छा थी कि मैं शाहू को छोड़ देता हूँ, शाहू महाराज को। क्यों? सिविल वॉर छिड़ जाएगा। जो हुआ गद्दी पे ऑलरेडी तारारानी बैठी थी। अगर शाहू महाराज को छोड़ा जाता है तो शाहू महाराज जाके अपने जो उनका हक है उसको वो मांगेंगे। अगर वो मांगे तो फिर इन दोनों में युद्ध छिड़ेगा। तो तारारानी सेम हुआ। औरंगजेब के मौत के बाद आजम जो था, आजम उस समय पे गुजरात में था। आजम था, एक शाह आलम था, बहादुर शाह, शाह आलम और मुअज्जम। ये उनके सारे बेटे हैं 3। मुअज्जम यानी अफगान में है वो, उसका नाम शाह आलम भी है, बाद में जाके वो नहीं सॉरी मुअज्जम है, मुअज्जम का बहादुर शाह हुआ है। नीचे में जो है वो शाह आलम है, यहाँ पे आजम है। आजम ने अपने आप को राजा घोषित किया और वो नॉर्थ की तरफ चल पड़ा। बहादुर शाह ने वहां से अटैक किया, इसको मार दिया, बहादुर शाह जीत गया वहां पे। अब बहादुर शाह साउथ में आया, लेकिन जिस समय पे आजम जा रहा था ऊपर, हुआ ऐसा कि जितने किले मुगलों ने लेटर ऑन जीते थे वो तारारानी ने फिर से जीतना शुरू कर दिए, क्योंकि आप दक्षिण छोड़ के जा रहे ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने एक काम किया कि जुल्फिकार खान ने ये कहा, ऐसा करते हैं शाहू महाराज को छोड़ देते हैं, सिविल वॉर हो जाएगा। और वही हुआ, उन्होंने शाहू महाराज को छोड़ दिया। शाहू महाराज जैसे रिटर्न आए, तारारानी का ये कहना था कि आफ्टर द डेथ ऑफ संभाजी महाराज इस पूरे जगह को बचाया किसने? मेरे पिता ने, मेरे पति ने। तो कौन डिजर्व करेगा यहाँ पे रहना? मेरे इससे जो जाएंगे, मेरे फैमिली ट्री में से जो जाएंगे, मेरी जो डायरेक्ट फैमिली ट्री रहेंगी उसमें से जो रहेगा वो बैठेगा। यू कैन नॉट सिट। तो राजाराम महाराज के जो बेटे हैं उनका भी नाम शिवाजी द सेकंड है, उनको बैठा के शी वाज रूलिंग। तो उनका कहना था कि ये बैठेंगे। अब शिवाजी तो शाहू महाराज का भी नाम था, बट उनकी कहानी है कि ड्यूरिंग हिज स्टे विथ मुगल्स उनका नाम शाहू पड़ा। वो कैसे पड़ा वो अलग स्टोरी है। उनकी एज क्या रही होगी एट द टाइम ऑफ द सिविल वॉर कॉन्फ्लिक्ट? अभी आप समझो 7 साल के रहे थे वो जब संभाजी महाराज की डेथ होती है इन द 1680। वो 7 साल के रहे हैं, मतलब आप 1673 27 साल के रहेंगे वो भी जब वो वापस आए हैं। 27 नहीं, एक 27 34 साल के, 34-35। दैट इज प्राइम। हाँ प्राइम, यस 34-35। वाओ। शाहू महाराज जब वापस आए तो शाहू महाराज ने सबसे पहले तारारानी को लेटर लिखा और ये कहा कि आप चाची है मेरी, यू आर लाइक अ मदर टू मी। मैं चाहता हूं कि आप मुझे आशीर्वाद दो। दूसरी चीज, ये जितने भी लोग लड़ रहे थे राजाराम महाराज के लिए, संताजी घोरपड़े, धनाजी जादव या रामचंद्र पंत अमात्य, ये सभी के सभी, राजाराम महाराज का मैंने सबसे पहला स्टेटमेंट आपको बताया था जब वो गद्दी पे बैठ रहे थे कि ओरिजिनल किंग कौन है? शिवाजी। शिवाजी माने साहू महाराज है। तो एक्चुअली में साहू महाराज ही बैठने चाहिए, सभी की इच्छा थी, लेकिन बैठ पाए नहीं। सिविल वॉर हुआ। सिविल वॉर में उन्होंने ये तक कह दिया कि ये ओरिजिनल शाहू महाराज नहीं है, नकली शाहू है, क्योंकि औरंगजेब ने लिटरली नकली शाहू महाराज छोड़े थे मराठाओं के पास में ये देखने के लिए कि क्या होता है। लेकिन बहुत लोगों ने शाहू महाराज को बचपन से देखा हुआ था, इसीलिए पता था कि ओरिजिनल शाहू महाराज नहीं है। अब शाहू महाराज जिस समय वापस आए तो शाहू महाराज ने लेटर लिखा। लेटर लिखने के बाद में उन्होंने कहा कि मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती कि तुम आओगे, रहूंगी तो मैं, तुम्हें रहना है तो मेरे अंडर में रहना पड़ेगा। लेकिन
समय उस समय पितृसत्तक समय है, मर्द गद्दी पे बैठना, पेट्रियार्की। यस गद्दी पे बैठना बहुत जरूरी है ना। और जितने ये मंत्री संतरी या फिर जितने लड़वैये हैं, ये किसके लिए लड़ रहे हैं? ये सारे के सारे शिवाजी मतलब साहू महाराज को रिलीज करवाने के लिए लड़ रहे हैं। तो वो जब वापस आए तो बहुत सारे लोग साहू महाराज को जाके ज्वाइंट हो गए। फिर इनका एक छोटा सा वॉर भी हुआ है इन दोनों में, और एक बाउंड्री डिसाइड हुई है। कोल्हापुर जो रहेगा वहां पे तारा रानी रहेगी, सातारा जो रहेगा वो शाहू महाराज के अंडर में रहेगा। रायगढ़ हमने जब खो दिया था तो राजाराम महाराज जिस समय महाराष्ट्र वापस आए थे, उन्होंने सातारा में अपनी कैपिटल एस्टैब्लिश की थी। अब सातारा में कैपिटल एस्टैब्लिश करने के बाद शाहू महाराज के लिए जरूरी था कि वो सातारा को अपने अंडर में रखे, अदरवाइज उनको कोई राजा नहीं समझेगा। क्योंकि तारा रानी यहाँ से ये खबरें भी उड़ा रही थी कि भैया ये नकली शाहू महाराज है, ये ओरिजिनल नहीं है, तो वहां पे जाना जरूरी था। तो उन्होंने जब सातारा जीता, तो सातारा के नीचे में एक बाउंड्री जाती है, वहां से कोल्हापुर का एरिया तुम्हारा, ये हमारा। एक ह्यूमन लेवल पर एक्चुअली इट्स मदर फाइटिंग फॉर लव फॉर द सन, राइट? कह सकते हैं। कैसा है ये ना, ये बहुत मतलब दुख होता है इन सब चीज़ों को देखते हुए, क्योंकि दोनों की नीयत सही थी, क्लीन साफ इंटेंट था, बट ह्यूमन लिमिटेशंस। मैं एक और बताता हूँ इसमें क्या हुआ। जिस समय पे शाहू महाराज आए तो शाहू महाराज से ये कागजों पे लिखवाया गया कि यू विल वर्क एज अ मांडलिक ऑफ मुगल ओनली, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इंडिपेंडेंस, यू विल वर्क एज अ मुगल व्यक्ति ओनली, राइट? तारा रानी ने सबसे पहले ये कहा कि वो तो मुगलों के मांडलिक बन के आ रहे हैं, हम कैसे उनको मान ले। ओके। बट जब बहादुर शाह नीचे आया दक्षिण में अटैक करने के लिए, और उसने नीचे दक्षिण में जो शाह आलम को हराया वहां पे, उसको हराने के बाद में वो जब वापस जा रहा था, मुगलों ने फिर से एक दाव फेंका। जितना एरिया मराठों का था वहां से चौथ वसूल करने का राइट चाहिए था मराठों को। तो शाहू महाराज ने अपना वकील भेजा इसके पास में। अब तारा रानी ने क्या कहा है कि भाई ये मुगलों का मांडलिक है, इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एग्री? इस बात पे तो हम लोग एग्री कर सकते हैं कि नहीं, तारा रानी का खुद का स्वाभिमान है और वो खुद का जहागीर असली रखने चाहती है। शाहू महाराज ने वकील भेजा, तारा रानी ने भी वकील भेज दिया अपना कि हाँ हम भी मुगलों से साइन करवाना चाहते हैं। तारा रानी की गलती ये थी कि वो स्वराज्य से पहले अपने बेटे के प्यार को रख रही थी। दैट इज रॉन्ग। स्वराज्य बड़ा है ना सर। यहां तक कि शाहू महाराज ने यह भी कहा था कि आप महारानी करके रहिए, मतलब एक पदवी होती है रानी, और महारानी की जो ग्रैंड क्वीन होती है वो रहिए। आप आदेश दीजिए जैसे जिजाबाई देती थी, हमें वैसे चाहिए आप, उसके लिए भी रेडी नहीं थी। सिविल वॉर कितने टाइम तक चली? लंबा चला है। लंबा चला। हाउ लॉन्ग चला है ना? 30 साल चला है आगे, और क्या 30-35 साल तक सिविल वॉर चला। मतलब ऐसा डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट वाला वॉर नहीं है वो, जस्ट लेकिन बीच में और वो जो वॉर है, उस वॉर का जो डिसिसिव फैक्टर रहा है वही से बाजीराव पैदा हुए हैं। कि जो बाजीराव ने आखिरी युद्ध फेंका पालखेड़ का, उसके बाद तो सिविल वॉर खत्म हो गया है। ओके। सो यहाँ पे ऐसा हुआ कि मैं बाजीराव स्टार्ट करने से पहले आपको एक बताऊंगा कि बाजीराव के जो पिताजी है, तो औरंगजेब के लिए पुरंदरे घर के घराना काम किया करता था। पुरंदरे घराना जो था वो औरंगजेब के लिए काम किया करता था। और बालाजी विश्वनाथ जो थे वो पुरंदरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। तो बालाजी विश्वनाथ ने शाहू महाराज को देख रखा था, क्योंकि बीच बीच में जाते थे मिलने के लिए, और शाहू महाराज भी बालाजी विश्वनाथ को बहुत अच्छे से जानते थे। तो अब जिस समय पे ये वापस आए, तो वापस आने के बाद में 1707 में इन्होंने गद्दी ली अपने हाथ में, और धीरे धीरे अपना अष्टप्रधान मंडल बनाना चालू किया। मतलब जो 8 चीफ जो लोग रहते थे उनके बनाना शुरू किया। इसमें फिर जो व्यक्ति का राइज होता है वो है बालाजी विश्वनाथ। बालाजी विश्वनाथ का सबसे बड़ा काम यह है कि जितने भी मंत्री अब तारा रानी के लिए काम कर रहे हैं, उन सारे मंत्रियों को सल्टा के ट्विस्ट करवा के शाहू महाराज के पास में लेके आए। क्योंकि तारा रानी का विजन था कि स्वराज्य पे मैं काम करूंगी, शाहू महाराज का विजन था कि मुझे शिवाजी महाराज का जो सपना है कि मुझे अटक से कटक तक पूरा स्वराज्यमय भारत करना है, वो विजन शाहू महाराज के पास में है। ये सारे मंत्रियों को पटा के देना था। तो बालाजी विश्वनाथ को लेके आएगा। अजीब सा सवाल है, पूछो ना। ये जब 30 साल लंबी जो सिविल वॉर चल रही थी, आपको क्या लगता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज क्या सोचते होंगे? मुझे एक बात बताओ, थिंक व्हाट इज शिवाजी महाराज फॉर यू? लाइक लिविंग डेटी, है ना? ही इज मोर टू मी देन अ गॉड। व्हाई मोर देन अ गॉड मैं कह रहा हूं? क्यों? माँ पहले या ईश्वर पहले? माँ पहले, हमेशा माँ ही पहले होगी, है ना? क्योंकि हमने 9 महीने ईश्वर को भी माँ से देखा, हमने ईश्वर को जाना माँ से जाना।
तो हमारे महाराष्ट्र में कहावत है, मतलब वो कहावत तो नहीं है लेकिन ये लाइन मैंने कही थी, बहुत फेमस हुई थी वो। मैं कहता हूँ कि दिवाली का पहला दिया हम शिवाजी महाराज को लगाते हैं, क्योंकि जिसकी वजह से हमारे मंदिरों के दिए आज लगते हैं वो शिवाजी महाराज है। तो ईश्वर को जिसने बचाया वो शिवाजी महाराज है। क्योंकि यदि शिवाजी महाराज ने तो धर्म नहीं होते, धर्म नहीं होते तो आपको ईश्वर कैसे पता चलता है ना? बूम। इसके बारे में कविताएं भी लिखी गई थी कि मथुरा मदीना होती, काशी की कला जाती, मथुरा मदीना होती, अगर शिवाजी ना होते तो सुन्नत होती सबकी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कैसा लगाऊंगा शिवाजी महाराज को कि जो सब कोई मिलके पूरे स्वराज्य के लिए लड़ सकते हैं, वो आज अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए लड़ रहे हैं कि राजा मैं बनूं, मैं बनूं, मैं बनूं। कहते हैं ना सर कि तीसरी पीढ़ी में एक तो काम बनता है या काम बिगड़ता है। यहाँ पे काम थोड़ा डगमगा चुका था और इसका बेनिफिट बाहरी लोगों ने लिया था, है ना? मुंबई में क्या हो रहा था तब? अंग्रेज थे वहां पे, अंग्रेज बैठे हुए थे राइट फ्रॉम 1500 हाँ, 1600। नहीं, वो पहले पुर्तगालियों के पास में थी। मुंबई पहले मुंबई पुर्तगालियों के पास में थी, फिर पुर्तगालियों की राजकुमारी की जब शादी इंग्लैंड के राजकुमार के साथ में हुई तो उन्होंने दहेज में दे दिया था उसे। हल्के से पॉज करते हैं। हाँ, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई समझाइए। ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मुंबई अगर मैं समझाऊं तो देखो, मुंबई ये पहले 7 बेटों में बटा हुआ था। जिस समय पे अब मुंबई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं था जितना इंपॉर्टेंस सूरत का था, उतना इंपॉर्टेंस मुंबई का नहीं था, बिकॉज मुंबई उतना डेवलप नहीं था। अब हुआ ये कि जितना भी ट्रेडिंग और ये सब चीजें जो होती थी वो सूरत में होती थी। शिवाजी महाराज ने जिस समय पे सूरत पे छापा मारा, छापा क्यों मारा? क्योंकि शाइस्ते खान आया, 3 साल रहा, नासधूस की, हमें पैसा चाहिए। अब तुम्हारा ट्रेडिंग सबसे बड़ा हब क्या है? सूरत सबसे बड़ा ट्रेडिंग हब था। शिवाजी महाराज सूरत गए, सूरत को लूट के लेके। अब इसको लूट शब्द जो है बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन मेरा ऐसा कहना है कि हमने वहां पे छापे मार के जो पैसे लेके आए तो लूट तो हुई। कैसी हुई? शिवाजी महाराज ने मुगलों की नींद लूटी, चैन लूटा, सब लूटा, क्योंकि वो मेन सेंटर था सूरत। पूरी सूरत बदसूरत कर दी थी। पहली बात, शिवाजी महाराज से वापस आना चाहते थे लूट के, मतलब वो गए, उन्होंने 3 जनों के नाम बताए, सिद्दी बोहरा और 2 ऐसे बिजनेसमैन थे, उनके नाम बताए, बोले ये सबसे बड़े बिजनेसमैन है, बोले तुम्हारे, ये तुमको सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं। मेरा कहना इतना है कि तुम 3 साल यहाँ पे रहे, मैं तुमको लिटरली पर्ची देता हूँ, पर्ची के ऊपर लिख के देता हूँ कितने पैसे चाहिए, मैं बाहर खड़ा रहूंगा, सूरत के अंदर नहीं आऊंगा। इन्होंने इनायत खान बहादुर, जिसका मैंने नाम लिया था सूरत का, वो तो छुप के बैठा, उसने एक आदमी को बैठा शिवाजी महाराज पे अटैक करवाया, तो मराठे चिड़े, इन्होंने लूटा और पूरा सूरत जला डाला। लोग निकल चुके थे वहां से, इसीलिए सूरत का जो इंपॉर्टेंस है बहुत कम हुआ। और दूसरे भी जो थे, दूसरे लोग भी जो थे, मतलब शिवाजी महाराज 2 बार सूरत लूटने के लिए गए, तो 2 बार जब सूरत लूटी गई तो सूरत का ना इंपॉर्टेंस कम हुआ। इसीलिए समय के साथ में ये जो मुंबई है, मुंबई का जो इंपॉर्टेंस है वो बढ़ने लगा। अब इसके बाद भी एक सबसे बड़ी बात ये आती है कि मुंबई का जो क्षेत्र है, मुंबई के क्षेत्र में ट्रेडिंग इतने बड़े पैमाने पे नहीं थी। जब ये पुर्तगाली आए तो पुर्तगालियों ने क्या किया, सबसे पहले पुर्तगाली केरला में आते हैं, बराबर है, कोझिकोड के पास में। धीरे 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 इन्होंने अपने हाथ फैलाना शुरू किया ऊपर तक, मतलब वहां से मैंगलोर तक जा रहे हैं, मैंगलोर से और ऊपर आ रहे, कोकण का एरिया कैप्चर कर रहे, और ऊपर आ रहे और ऊपर आ रहे। ऑन दैट बेसिस उन्होंने बॉम्बे को भी हल्का हल्का डेवलप करने की कोशिश करी। उनके आने से पहले क्या था यहाँ? कहाँ पे? ये जो 7 आइलैंड है, मतलब क्या होता था यहाँ? मुंबई का जो एरिया था, जैसे आपका कुलाबा का यहाँ पे एक किला था, कुलाबा का किला था, कुलाबा के किले के बाद में छोटे छोटे, ये मतलब सिमिलर जैसा हमारा कोकण का एरिया है, सेम कोकण का एरिया है। ट्रेडिंग वाज नॉट रैम्पेंट इन मुंबई अर्लियर। लेटर ऑन वो इन्होंने सूरत से, जिस समय पे सूरत पे 2 बार जब छापे पड़े, तो सूरत का जो एरिया है वो मुंबई में शिफ्ट हुआ, और मुंबई में शिफ्ट होने की वजह से अंग्रेजों ने मुंबई को बहुत ज्यादा सीरियसली लेके मुंबई को एक्सपांड कराया, है ना। जैसे यहाँ पे कल्याण भिवंडी करके आपकी जो जगह है, कल्याण भिवंडी के पास में भी थोड़ा बहुत ट्रेडिंग हब था, मतलब अंग्रेजों का यहाँ पे दबदबा था शिवाजी महाराज के होते वक्त। तो कल्याण भिवंडी की यहाँ पे मस्जिदें थी और कुछ जगह थी जो आदिल शाह के अंडर में थी। तो कल्याण भिवंडी के पास में औरंगजेब को कैप्चर किया था अफजल खान ने, और फिर यहाँ की जो मस्जिदें थी, इन्हीं मस्जिदों को शिवाजी महाराज ने ग्रैनरी हब में तब्दील किया था। बोले तुम हम लोगों को तकलीफ दोगे, मस्जिदों को कन्वर्ट कर दिया पूरे ग्रैनरी हब में। तो अफजल खान के लेटर मिलते हैं कि तुम हमारे मौलवी को निकाल चुके हो और हमको तकलीफ दे रहे हो। तो मुंबई का जो सेक्शन है दैट इज एंट्री पॉइंट इनटू महाराष्ट्र, डायरेक्ट एंट्री पॉइंट इनटू महाराष्ट्र फ्रॉम समुद्र वाला एरिया, है ना। क्यों, वाई, समझो। मुंबई के पीछे वाला जो सेक्शन है, मुंबई में उतनी पहाड़ियां नहीं लगती है आपको पुणे की तरफ घुसने के लिए
जितनी पहाड़ी आपको कोकण के नीचे वाले एरिया में पड़ेंगी, सीधा आपको समुद्र है, समुद्र के पीछे पहाड़ी है। सो कोकण इज वेरी डिफिकल्ट, बट मुंबई आखिरी छोर होने की वजह से स्टिल मुंबई से सूरत पास में है, सारी चीजें पास में है। तो मुंबई में छोटे छोटे बेट थे, उन बेटों को फिर रीडेवलप करवा के ब्रिटिशर्स ने यूज करना शुरू किया। उसके अर्लियर वो पुर्तगालियों के अंडर में था, पुर्तगालियों ने दहेज में वो अंग्रेजों को दे दिया। फिर जब वो अंग्रेजों के हाथ में आया तो अंग्रेजों ने अपने स्टेशंस बना के रखे थे कि सूरत में जाएगा और ये वाला सूरत में वहां से जाओगे, वहां से फिर रोडवे से ट्रांसपोर्ट करना बड़ी चीज है ना, डायरेक्टली मुंबई में उतार सकते हैं। एक अजीब सा पर्सपेक्टिव है जब हम कोस्टल रोड पे जाते हैं ना आजकल एज मुंबईकर्स, तो पूरा शहर दिखता है, बड़े बड़े बिल्डिंग दिखते हैं। ऑन सम लेवल मुझे लगता है कि यहाँ ना शक्ति का बहुत ज्यादा आशीर्वाद है बिल्कुल। इतने बड़े बिल्डिंग, हर बिल्डिंग में कहानियां, करियर्स। मुंबई का नाम मुंबा देवी से मुंबा देवी का आशीर्वाद। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि पिछले 400 साल में ही क्यों इतनी ग्रोथ आई है, उसके पहले क्या हो रहा था? क्योंकि शिवाजी महाराज का जन्म हुआ है ना सर। वो देखो सर, शिवाजी महाराज दैव के ऊपर अपना अस्तित्व देना, हम भी कोई है। देखो मैंने क्या कहा था कि अफजल खान को जिस समय शिवाजी महाराज ने मारा, आपको एक चीज समझनी होगी कि उसके पहले तक इनकी ताकत नहीं थी इन द सेंस इनमें इतना कॉन्फिडेंस ही नहीं था। अफजल खान को जिस समय इन्होंने मारने के बाद ये लोग रुके नहीं। जिस दिन मारा उसके नेक्स्ट 18 दिनों में इन्होंने 21 किले जीते हैं। विद इन 18 days 21 फोर्ट्स कैप्चर्ड। कहां तक? कर्नाटका तक जीतते हुए जा रहे हैं। नेतूजी पालकर हमारे सर सेनापति थे, सेनापति की ऐसी इच्छा थी कि मैं तो आदिल शाह के दरबार में जाके आदिल शाह को पकड़ के लेके आता हूं, लेकिन थक गए थे, पीछे हटना पड़ा। सो वो जो कॉन्फिडेंस आया है हमें कि मी मराठी, मी महाराष्ट्र, और हमारा महाराष्ट्रियन वो मराठी जो एटीट्यूड है, बाना जो है, इसका आप ये देखो, मराठी में कहावत है, जर महाराष्ट्र मेला तो राष्ट्र मेला। यानी कि यदि महाराष्ट्र की डेथ हुई तो समझना पूरा भारत की डेथ हुई। सबसे ज्यादा इकोनॉमी पूरा मुंबई निकाल रहा है, राइट, पूरा महाराष्ट्र निकाल रहा है। उसके बाद में आप देखोगे टॉप टियर में 3 ही जगह ऐसी है कि जो पूरे कंट्री के इंडिपेंडेंस मूवमेंट को भी चला रहा है। बंगाल, लाहौर, पंजाब, महाराष्ट्र। तो लाल बाल पाल जब हम कहते हैं कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक है ना, लाहौर से, और लाला लाजपत राय, और यहाँ से अपने बंगाल से, तीनों जगह। दूसरी चीज, हमें संत भी बहुत मिले सर। संत परंपरा जो है वो महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा अमाउंट में डेवलप हुई है। समझो, तुकाराम महाराज, उसके बाद में रामदास स्वामी, उसके बाद में नामदेव महाराज, अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ संत है आपके पास में। तो हमारे पास में धार करी और वार करी, यानी कि जो धार, तलवार की धार पे जो चलाते थे वो धार करी, और वार करी यानी कि कौन? वार करी यानी कि वो जो वारकरी संप्रदाय, तुकाराम महाराज के जो वारकरी संप्रदाय वाले, वो। तो हमारे पास में नॉलेज एज वेल एज पावर दोनों एकत्रित आई। भाई एक मतलब हम एक इंटेंशन सेटिंग करते हैं वेरी ह्यूमन लेवल पे। तो मैंने नोटिस किया कि जब ऐसे वाले हिस्ट्री पॉडकास्ट होते हैं ना, तो थोड़े हायर एनर्जी आकर पॉडकास्ट के, तो आई फील कि आई होप छत्रपति शिवाजी महाराज इज हियर, बैठे हो, ठीक है, एंड थ्रू हिज ब्लेसिंग लाइक थिंग्स फ्लो। yes. आई थिंक इट विल हैपन। वो एक इंटेंशन है। दूसरी इंटेंशन ये है कि वो आई हैव फाउंड इट यूजफुल एज अ चाइल्ड एंड यू हैव फाउंड इट यूजफुल। सो देयर विल बी चिल्ड्रन वाचिंग दिस एंड यू नो मे बी पीपल इन अर्ली 20s स्पेशली, उनको मेनली करियर मोटिवेशन, लाइफ मोटिवेशन, मेंटालिटी सीखने को, माइंडसेट। थर्ड थिंग, जस्ट यू नो पासिंग ऑन द हिस्ट्री स्टूडेंट baton to the next gen, कि how we enjoy history more, you know, teenagers should pick up enjoyment of history। क्योंकि I was talking to my girlfriend and all also, वो बोली कि यार हिस्ट्री इतनी बोरिंग सब्जेक्ट है, ये वो। मैं बोला नहीं, you've just been taught by boring people। yes। तो want to shift that personally। ये मेरे 3 इंटेंशन है। मैं एक इंटेंशन ऐड करूँ? up to you bro। मेरा इंटेंशन ये रहेगा कि हमें थोड़ा सा हिस्ट्री स्टोरी टेलिंग के ऊपर ध्यान देना चाहिए, टीचर्स के लिए भी। टीचर उस तरह से हिस्ट्री पढ़ाते नहीं है जिस तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आप मिस्टेक्स तभी दोहराओगे अगर आपको आपकी हिस्ट्री पता नहीं होगी तो। बीट एनी, फिजिक्स का एक लॉ आपके रिलेशन में भी काम आता है,
सेम लॉ फिजिक्स में भी काम आता है, सेम केमिस्ट्री में भी काम आता है। सिमिलरली हिस्ट्री में जितनी भी चीज़ें हो चुकी है, यदि आप उसको आज आपके करंट सिचुएशन के साथ में लिंकअप नहीं कर पा रहे हो तो भाई हिस्ट्री पढ़ने का कोई What's the मतलब नहीं है। point? व्हाट्स द पॉइंट? सेकेंडली, इतनी हिस्ट्री हुई है, होने का क्या पॉइंट है? केस स्टडी है ना, इंडियन केस हिस्ट्री क्या है? एक तरह से केस स्टडी है। अदरवाइज मुझे क्या लेना देना है भाई कि कौन सा राजा 300 साल पहले हुआ, महाराणा प्रताप ने क्या किया, शिवाजी महाराज ने क्या किया, किसने क्या किया। मेरा कहने का तात्पर्य है कि पढ़ो। पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि उनकी गलतियों से तुम सीखोगे, अदरवाइज तुम गलती करोगे फिर सीखोगे। उससे बेटर है कि उनकी गलतियों से तुम सीखो। ओके, यस। देखो दोस्तों, ब्लूप्रिंट की बात की जाए तो ये एक 200-300 साल लंबी कहानी है। आप ही सोचो कि कितने ट्विस्ट और टर्न्स पूरे मराठा एम्पायर की स्टोरी ने देखे हैं। इस कॉन्वर्सेशन में हमने पेशवा बाजीराव के बारे में भी बात करी है, बट वी थॉट वी डिवाइड दिस होल कॉन्वर्सेशन इनटू 2 पार्ट्स। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैंने बहुत कुछ सीखा। आई जेन्यूनली फील कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खुद के करियर में अप्लाई करी है। कीप इन माइंड, यहाँ हम प्रैक्टिकल हिस्ट्री साथ में समझेंगे। I hope you enjoy this as much as I enjoyed creating it. Lots of love. Thank you. Enjoy the episode. छत्रपति शिवाजी महाराज की जय।